देखिए कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आपका आर्टिकल 24 तक पढ़ा था हमने कल। आज हम 24 का कल हमने हल्का सा ये डाटा देखा था कि भाई क्या है, कितने जो चिल्ड्रन हैं इंडिया में वो आपके लेबर हैं, चाइल्ड लेबर में आते हैं, कितने हैं? हाँ 11 मिलियन। ठीक है, हाँ दोनों को पूछा जाता है। कई बार जब गवर्नमेंट के डाटा पब्लिश होते हैं ना, जैसे कुछ मिनिस्ट्री क्या लिख देंगे 11 करोड़, कुछ लिख देंगे 11 मिलियन, आप दोनों का सेम समझना। ठीक है, हाँ 1.1 सॉरी 11 करोड़ नहीं 1.1 करोड़, बहुत अच्छा पकड़ा है आप। 1.1 CR करोड़ या फिर 11 मिलियन, ये दो टर्म है। तो इतने ज़्यादा जो इंडिया के जो बच्चे हैं ये आपके चाइल्ड लेबर में आते हैं, बहुत बड़ी आबादी। आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पर अगर मान लो 10 स्टूडेंट है तो कितना होता है, अगर यहाँ पर इतने हो तो किस तरह करेगा, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, इतने आते हैं। आप सर्विस में जा रहे हो, जब सर्विस में जाते हो तो आपको काम करना पड़ेगा इन सब के लिए, और इन सब के लिए काम करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए किन किन स्टेट में। देखिए आप जब मान लो सेंटर में बैठे हो, क्योंकि आपका स्टेट से डेपुटेशन होकर जैसे प्रमोशन होता है सेंटर में आते हैं, आपको पॉलिसियाँ बनानी होती है, आपको खूब सारी नीतियाँ बनानी होती है, वुमेन के लिए बनानी होती है, चिल्ड्रन के लिए बनानी होती है। तो आपको क्या करना होता है भाई, चाइल्ड लेबर की जो इशू है इंडिया में, जो इसकी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे ज़्यादा आपको ये बोला जाए आप दिल्ली में आ गए, आप जब प्रमोशन होता है तो दिल्ली में आते हैं कभी ना कभी लाइफ में, हमेशा याद रखना। तो दिल्ली में जब आते हैं तो आपको क्या करना होता है, यहाँ बैठकर आपको जो अलग अलग सेक्शन है उनके लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है। ये हमेशा एक बार तो लाइफ में होगा ही होगा आपके साथ। जब दिल्ली में आपको उनके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी तो आपको मान लो आपकी जो पोस्टिंग हुई है वो हुई है चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर वाले डिपार्टमेंट में, आपकी वहाँ पर हुई है, वहाँ पर आपको बोला जाता है कि बच्चों के लिए कोई पॉलिसी बनाइए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, डाटा आपके पास है कि 11 मिलियन है जो चाइल्ड हैं, ये आपके आते हैं, 11 मिलियन चिल्ड्रन है, ये चाइल्ड लेबर में आते हैं। तो फिर क्या करेंगे सेकंड स्टेप? ठीक है, कैसे रोक सकते? रोकने के लिए फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बताना? हाँ देखिए क्या रहता है ना, बैन लगाएंगे, उससे पहले सेकंड स्टेप, पहले तो ये देखेंगे कितने हैं आगे। सेकंड स्टेप आपको ये रहेगा क्या पूरे इंडिया में है या नहीं है, आपको ये रहेगा ना भाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, भाई सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर ही तो आप ज़्यादा फोकस करेंगे, जहाँ कम है वहाँ कम फोकस करेंगे। अब मान लो दिल्ली में है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में KC20 है, फिर क्या करेंगे? ज़्यादा पैसा आप वहाँ अलॉट करेंगे? नहीं, आप अलॉट करेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? नहीं, ठीक है, सेकंड, थर्ड, बस ठीक है, हाँ ठीक है, महाराष्ट्र। यहाँ पर देखेंगे, ये पहला स्टेप आपने ये देखा कितने हैं, सेकंड स्टेप आपको होता है कहाँ कहाँ पर ज़्यादा हैं, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इतने ज़्यादा जो बच्चे हैं यहाँ पर हैं ऐसे केस में, तो सेकंड स्टेप में आप ये देखेंगे अच्छा यहाँ पर ज़्यादा है, तो अब उनको कैसे टारगेट किया जाए। अब ये रहेगा इसमें किन किन सेक्टर में काम करते हैं, इसमें भी आपने देखा कि अच्छा आपको पॉलिसी बनानी है, अच्छा यूपी में सबसे ज़्यादा है, बिहार में सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में है, अच्छा अब ये भी यहाँ तो आपको पता लग गया, इनमें भी किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा है, क्या ये फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर टॉयज उसमें काम करते हैं या फिर माइन में काम करते हैं। माइन होता है ना जो खदानें होती हैं जहाँ से कोयला वगैरह निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है, ये रहता है, वहाँ पर ज़्यादा काम करते हैं, या फिर जैसे घरों में काम करते हैं। तो सेकंड रहेगा किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। सेकंड स्टेप होता है, सबसे पहले हो गया कि टोटल में कितना है,
फिर स्टेट स्पेसिफिक आ जाएगा, स्टेट स्पेसिफिक, भाई कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा। तीसरा है सेक्टर, किस सेक्टर में है, यानी कि जैसे भाई एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं बच्चे कि एग्रीकल्चर में साथ में काम कर रहे हैं, या फिर बताए ना घरों में काम कर रहे हैं, या फिर माइनिंग में काम कर रहे हैं, कहाँ किस सेक्टर में ज़्यादा हैं, आप यहाँ पर 1 2 3 आप ये प्रायोरिटाइज करते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, उस सेक्टर में से रिलेटेड आप जाकर फिर वहाँ पर टारगेट करते हैं एरिया को कि भाई यहाँ पर इस सेक्टर में हम मानते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम माइन मान लेते हैं, माइनिंग में मान लेते हैं, और एग्रीकल्चर में हम यहाँ करते हैं माइंस है और एग्रीकल्चर है, इन दो सेक्टर में है। ये होता है खान होता है, ये होता है एग्रीकल्चर कृषि, जैसे खेतों में होता है ना, खेतों में भी काम करते हैं। तो ये हो गया, हमने मान लो एग्जांपल 2 सेक्टर निकाल लिए, पहला मान लिया माइन, सेकंड मान लिया एग्रीकल्चर। अब हम क्या करेंगे ना, वहाँ जाकर माइनिंग में देखेंगे अच्छा कैसे एक्टिविटी हो रही है, क्या कर रहे हैं, वहाँ पर फिर क्या करते हैं, फिर रेड करेंगे, रेड करते हैं ना कि भाई रेड कर दी, रेड करके फिर क्या करेंगे, वहाँ से अगर इस तरह के केस पाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और अगला स्टेप आता है आप क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये तो आपने ग्राउंड वर्क पहले कर लिया, ठीक है, वहां जाने से पहले आपने ग्राउंड वर्क कर लिया, हाँ यहाँ पर है। अब वहां जाते हैं, वहां पर क्या रहता है, वहां पर आप एक्शन लेंगे ना, आप क्या एक्शन लेंगे, क्या बात करेंगे, तो बोलेगा तो फिर हम क्या करें, आप काम कर लो ये तो यही बोलेगा ना। देखिए इसमें क्या रहता है ना बेटा, इसमें ये रहेगा कि जो आप एक्शन लेंगे ना, आपको पावर मिलती है, कहाँ से एक्शन लेने की पावर कहाँ से मिलती है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट देता है, सबसे ज़्यादा पावर ये देता है। इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। ये तो एक बेसिक कर दिया कि भाई यहाँ बच्चों का बैन किया जाएगा। अब इसमें ये तो नहीं बताया कि कैसे बैन किया जाएगा, अगर कोई ऐसे काम करे तो उन पर क्या एक्शन होगा, कौन एक्शन लेगा, किस तरह के एविडेंस इकट्ठा करेगा, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर है। इसको लेकर एक कानून बनाया था, एक एक्ट बनाया, चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया था, ये 1986 में बनाया था, ये एक्ट बनाया था 1986 में। ये एक कानून बनाया, सरकार को अच्छे खासे टाइम बाद उसको लगा कि भाई हम एक कानून बनाते, 1986 में बना दिया। अब क्या रहा उस समय की कंडीशन, इस समय किसकी सरकार थी बता सकते हैं, आप किस क्लास में थे, 1986 में आप किस क्लास में थे अच्छा अच्छा ठीक है। तो उस समय किसकी सरकार थी, कभी सुना हो, राजीव गांधी का नाम सुना है, राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। इस समय एक कानून बनाया था इन्होंने, ये करके इन्होंने बोला कि भाई जो इस तरह जो काम करते हैं, बच्चे दिखाई देते हैं, तो उनको बैन कर दिया जाए ऐसी जगह पर, और उनको बैन कर दिया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, इसको लेकर और कई सारे कानून बनाए गए। तो ये पहला ये कानून बना। फिर क्या हुआ, समय बदलता है, 2016 आता है, 2016 आता है, समय बदलता है। अब आज से कितने साल पहले की बात है, आज 2024 है, 8 साल पहले की बात है। हाँ 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 बिल्कुल। इस समय किसकी सरकार थी, अब तो होंगे ना किसी क्लास में, हाँ मोदी जी की सरकार थी। तो यहाँ क्या हुआ, 2014 में आई थी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, 2014 में आई थी। तो इन्होंने क्या किया, आने के 2 साल बाद जो वो एक्ट था, उस एक्ट में इन्होंने देखा भाई कुछ कमियां हैं, कुछ उसमें और सुधार किए जा सकते, समय के अकॉर्डिंग कुछ सुधार होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसी एक्ट में कुछ सुधार कर दिए, बस यही है आपका एक्ट, यही है। तो यानी कि ये क्या करता है, ये बोलता है कि जो भी चिल्ड्रन है वो कितने उम्र से कम वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले ये आते भाई आपने बच्चा बोल दिया, बच्चे तो हम आपको भी बोलते हैं, आपके दादाजी आपके पिताजी को भी बोलते होंगे, नहीं बोलते हैं,
तो बच्चे हुए कौन? आपके दादाजी से पूछना क्या है, या दादी हैं तो उससे पूछना बच्चे कौन होते हैं। क्या आपके पिताजी? उनके लिए तो वो बच्चे हैं। अब उम्र कितनी होनी चाहिए बच्चे के लिए? कितने से कम उम्र के अगर को चाइल्ड माना जाए, ताकि 14, क्योंकि सबसे पहले तो ये डिफाइन करना है ना कि भाई देखो वहाँ वो लेबर कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर, आपको शामिल करना है तो किस उम्र के को शामिल किया जाएगा? क्या वो 15 साल का है, 18 साल का है, 21 साल का है, या 13 ईयर का है? सबसे पहले तो यही कन्फ्लिक्टिंग आता है कि भाई हम माने किसको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, 18 साल के व्यक्ति को क्या बोलता है, ये क्या करेगा, वोट दे सकता है, वोटिंग राइट आपको 18 साल वाले को मिल जाता है। 21 साल वाला है ये आपका पंचायतों में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, पंचायत के इलेक्शन में। जो 25 ईयर वाला है ये आपके लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन लड़ सकता है। तो अब ये होता है, डिबेट होती है भाई क्या 25 ईयर का लड़ सकता है तो इससे कम वाला बच्चा होगा? नहीं। क्या 21 से कम वाले को मानो, क्या 18 से कम वाले को मानो? तो यहाँ पर बात ये आई कि हम किन को छोटे बच्चे माने। तो ये हुआ कि चलिए इसको 14 ईयर तक कर दे। 14 ईयर तक इन्होंने कर दिया कि भाई किस क्लास में होता है 14 ईयर का स्टूडेंट? 9th से 10th, 9th या 10th में होता है। इससे पहले आपने एक आर्टिकल पढ़ा था, याद है, हल्का सा आर्टिकल 21A। इसमें क्या बोलता है, इसमें ये बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं, 6 to 14, 6 साल का कौन सी क्लास में होता है? LKG वगैरह नहीं करता है, फर्स्ट वगैरह में होगा, यानी कि फर्स्ट से लेकर 9th या 10th क्लास तक इनको क्या किया गया है, राइट टू एजुकेशन दिया गया है। इसको बोला गया है शिक्षा का अधिकार है, यानी इतने साल वालों को तो गवर्नमेंट फ्री शिक्षा देगी। गवर्नमेंट आप स्कूल में पढ़िए या फिर अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल में भी 25% कोटा इनके लिए रिजर्व रहता है। 75% वो अपने फीस से करते हैं, 25% इनके लिए रहेगा। भाई आप अगर BPL है और ये है तो आपके लिए कोटा रहेगा। तो सरकार ने ये क्या किया, बोला कि राइट टू एजुकेशन के अंदर, पहले ये नहीं था, बाद में ऐड किया गया है। ये किया गया है, जो राइट टू एजुकेशन आया था ये आया था आपका 2002 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? 86 से ये आया था। यानी कि क्या हुआ, सबसे पहले ये कानून बनाया 1986 में, पहले ये कानून बन गया। सबसे पहले अगर हम 3 चीज़ों को इकट्ठा देखें, सबसे पहले क्या बना था? कॉन्स्टिट्यूशन बना था आपका, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हो गया था? 1949। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि भाई चाइल्ड लेबर को बैन किया जाएगा, क्योंकि चाइल्ड क्या है, हमारे भविष्य है, आप भविष्य को खराब नहीं कर सकते, ठीक है। ये करके यहाँ बैन किया गया। अब इसको लेकर एक जो कानून बना, पहला कानून बना 1986 में बन गया। इसी कानून में आगे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट, इसी में संशोधन हुआ समय के अनुसार, पर हम मानते हैं 1986 में बना कानून। अब क्या हुआ, इसमें क्या किया गया, इस कानून में ये लिखा गया जो 14 ईयर से जो 14 ईयर से कम के जो बच्चे हैं उनको बैन कर दिया जाए कि ऐसी एक्टिविटी में न इन्वॉल्व हो, ठीक है। आपने बैन तो कर दिया, तो अब क्या करेंगे? आपने जाकर वहाँ मान लो छापा मार दिया, सारा सब कुछ कर दिया, आपने उनको वहाँ से निकाला, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? आप मान लो आपने बिहार में कहीं किसी फैक्ट्री में गए, वहाँ पर खूब सारे बच्चे चाइल्ड लेबर वाले केस मिले, या राजस्थान गए या यूपी गए, तो वहाँ से आपने खूब सारे मान लो 2000 बच्चों को वहाँ से निकाल दिया। अब निकाल के आप करेंगे क्या? अगला स्टेप, पहले स्टेप तो आपके संविधान ने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया भाई जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें होंगी आपको बैन कर देना है। बैन करने के लिए अगला एक कानून है जो 1986 में बना है,
उसने क्या किया, उसने आपको ये अधिकार दिया कि भाई ठीक है बैन करना है तो आपको पावर है कि आप वहाँ जाकर छापा मार सकते हो। छापा मारने के बाद जो बच्चे मिले उनको निकाल सकते हो, और अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हो। ये आपके इन दोनों ने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको। अब वो बच्चे निकाल लिए, अब क्या करेंगे आप उनका? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पता है क्या रहेगा, अगर आपने वहाँ से निकाल दिया ना, निकालने के बाद क्या रहेगा, वो जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स दोबारा फिर भेज देंगे उनको। बोलेंगे हम घर बैठे बैठे क्या कर रहे हो, आप वहाँ जाइए। यही तो होता है। अगर पेरेंट्स उनको नहीं भेजते तो वो जाते ही नहीं जिनके हैं। और कितने ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, मुट्ठी भर हो सकता है, बाकी के तो पेरेंट्स होंगे, उनके पेरेंट्स से उनको फिर भेज देंगे। फिर आप क्या करेंगे, बोलेंगे कि अच्छा आपने वहाँ तो निकाल दिया, या बैठ के घर में सिर फोड़ रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने आपको हिंट दिया है अभी 2 मिनट पहले, क्वेश्चन में ही आंसर है, याद रखिए। समझ गए? आप उनको उठाकर बोलेंगे देखिए इनको स्कूल भेजिए। बोलेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, तो पैसे हमने कहाँ मांगे हैं, राइट टू एजुकेशन है ना, फ्री। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए ये कब आया, ये 2002 में, इसके बाद ये लेकर आए। हाँ हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ, तो उसमें अगर वो भेज देते हैं ना, अब वही तो, अब अगला स्टेप ना यही होगा कि भाई वो कैसे, क्या उसमें इश्यू है। ये बहुत अच्छा आपने बताया। तो इसमें क्या रहेगा, हाँ अब ये बात करेंगे क्या खेत में काम करना इसमें आता है या नहीं आता, अब वही अगली बात करेंगे। तो क्या रहेगा, देखिए अब क्या हुआ, यहाँ तक का क्लियर है ना। अब इसको भी, अब यही तो होता है ना, घर वाले यही तो बोलेंगे भाई यहाँ घर में बैठ के क्या करेगा। तो फिर आपका एक कानून बनता है, कौन सा होता है, 2002 में बना। ये हुआ 2002 में एक संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया, राइट टू एजुकेशन, ये बाद में आया था, याद रखना। राइट टू एजुकेशन जो कानून आया था, ये आया था 2009 में आया था। पर इससे पहले संविधान में फ्रेमवर्क तैयार कर दिया गया। जैसे इसमें किया गया था ना, आर्टिकल 24 में बैन किया गया था, इसके बाद ये कानून आया। ऐसे फिर एक संविधान का संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया 2002 में। इसको बोला गया 86 अमेंडमेंट एक्ट, और इससे एक आर्टिकल डाला गया 20 के साथ ए डाल दिया गया। 21 के साथ, पहले 21 था, ए भी कुछ नहीं था, उसके साथ ए लगा दिया गया, राइट टू एजुकेशन को लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका ग्राउंड तैयार कर दिया इन्होंने। इसको लेकर फिर एक कानून बना दिया 2009 में, यानी इसके 7 साल बाद एक कानून बना दिया। तो जैसे इसको लेकर ये कानून बनाया, ऐसे इसको लेकर एक कानून बनाया कि राइट टू एजुकेशन 2009 में आ गया कि भाई सबको शिक्षा का अधिकार है, कि सबको फ्री शिक्षा रहेगी। तो यहाँ पर भी लिखा गया है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा प्रोवाइड करेगा स्टेट, ये रखा गया। क्लियर है? फैक्ट्री में छापा मारा, वहाँ आपने आर्टिकल का यूज किया 1986 का, उससे उनको बाहर निकाला। अब सेकंड स्टेप शुरू हो जाता है, उनको बाहर निकाला तो आपने अगले आर्टिकल का यूज किया 21A। इसके आधार पर आपको जो कानून बनाया गया है, ये है आपका राइट टू एजुकेशन, उसका यूज किया, उनको उठा के स्कूल में भेज दिया। बोले कि हमारे पास तो खाने का भी नहीं है। भैया अपने स्कूल में तो भेज दिया, खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, इसको मिटा दो। कुछ सीक्वेंस लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, हल्का सा एक ऐसे करके ना, एक ब्रैकेट में लिखना चाहे, याद अपने आप हो जाएगा। अगर लिखना चाहे तो लिख लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस में क्या लिखो, ऐसे लिखो, जो पहला था ना 3 वर्ड लिखना, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट आर्टिकल 24, फिर इसमें ये लिखना, अगला ये लिखना, ये जो एक्ट है ना, अमेंडमेंट एक्ट है, ये लिखना 1986
फिर इसी के बाद एक स्टेप अगला लिखना कि ये है ना आपका आर्टिकल 21A 6 to 14, फिर इसका राइट टू एजुकेशन मैं अगले पेज पर लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये कर दिया, यानी कि ये जो आपका एक्ट है इसका आप नाम लिख लो जो भी है, ये 24 है। फिर इसको लेकर एक कानून बनाया गया, जो इसको लेकर लॉ बनाया गया, ये बनाया गया आपका 1986 में। इसी के ब्रैकेट में ऐसे लिख लो ये कब किया गया चेंज, इसमें 2016। बस यही है, बस ये 2 स्टेप आप ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। फिर अगला लिखना, अगला एक ऐसे करके ना एक हेडिंग लिखना। हाँ नहीं, 1986 में अप्लाई कर दिया गया था। 2016 में ऐसा होता है ना, जैसे लगा कि चल घर का रिनोवेशन कर लेते हैं, तो 2016 में क्या हुआ ना, टेक्नोलॉजी आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, 4G 5G 4G तक आ गया था। तो वहाँ पर क्या होने लगा, जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा केस किस चीज़ का पाया, डांस इंडिया डांस करके कई सारे देखे हैं आपने, बच्चों को नचाते हैं और वो करते हैं, उसको ऊपर अच्छी खासी डिबेट हो गई थी, इसलिए सरकार ने कुछ इसमें अमेंडमेंट किया, क्या उसको लेबर में शामिल किया जाए नहीं किया जाए। बोले कि बच्चों का यहाँ डिबेट किस चीज़ की थी, ये डिबेट हुई कि अरे आपने तो बोला कि जो हैजार्डस एक्टिविटी है, जो यानी कि जो नुकसान देने वाली जो एक्टिविटी है वहाँ पर बैन कर दिया। बच्चे क्या, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चों को नचाने के लिए भेज रहे हैं कि वहाँ जाकर नाचिए, हाँ वो नट वगैरह का, हाँ। पर डांस इंडिया डांस में तो नचाने के लिए भेजते, फिर वो क्या करते, कमाते, और बोलते देखिए हमारा बच्चा खूब कमा रहा है। फिर बोले कि भाई आप उसको स्कूल भेजिए ना, नाचेगा तो स्कूल कब जाएगा भाई। वो बात अलग है कि भाई उसके पास टाइम हो। तो वहाँ अच्छी खासी डिबेट हुई थी 2016 में, हमें याद है। तो उसके लिए फिर चेंज किया गया 16 के आसपास, वो काफ़ी, हाँ उसमें चेंज किया गया, क्या इनको भी शामिल करें या नहीं। फिर एक आया था, ये था आपका, ये फिर आया आर्टिकल 21A, इसमें आया राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है। यहाँ पर लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या रहेगा, जो 6 से लेकर 6 से लेकर 14 ईयर के जो स्टूडेंट जो चिल्ड्रन होंगे उनको शिक्षा का अधिकार होगा। ये आया था 2002 में, 2002 में आया था। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि पहले तो था नहीं भैया, पहले नहीं था, तो इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में समय के अनुसार चेंज किया। तो चेंज करके हमने कौन सा किया, इससे पहले 85 बार चेंज कर चुके थे, 85 बार 86 बार जब हमने चेंज किया, तो इस 2002 में आते आते 86वां बार हमने चेंज किया। और इस चेंज करके हमने एक 20 के साथ एक आर्टिकल डाल दिया, 20 के बाद एक लगाया, ए करके बनाया, और उसमें आर्टिकल डाल दिया राइट टू एजुकेशन। और इस आर्टिकल में हमने क्या लिखा, जो 6 से 14 ईयर के स्टूडेंट है, जो 6 से 14 ईयर के जो चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेशन का राइट दिया जाए। इतना ही किया हमने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो बेसिक बातें लिखी जाती है भाई, है क्या। अब सरकार को हुआ कि भाई ठीक है ये तो डाल दिया, इसको लेकर फिर आगे समय बीता। जैसे इसमें डाला था कि भाई चाइल्ड लेबर बैन है, इसको लेकर कानून बना, तो फिर इसको लेकर भी फिर आगे एक कानून बनाया गया, जो लॉ बनाया गया, इसका बनाया राइट टू एजुकेशन, ये बना था 2009 में, ये लॉ बना था। हाँ इसमें जैसे, इसमें क्या है ना, इसमें बेसिक लिख दिया 6 से 14 साल का, इसमें ये लिखा राइट टू एजुकेशन, जो कानून बना उसमें लिखा एजुकेशन। भैया आपने लिख तो दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में तो डाल दिया सरकार ने। यहाँ थी जैसे बीजेपी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुना है, यहाँ वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 2004 तक उनकी सरकार रही थी। उन्होंने क्या किया, इलेक्शन से पहले ये कर दिया काम, इतना करके चले गए वो। चलिए हमें इतिहास में याद रखा जाएगा, ऐसे ही हुआ। यहाँ आई 2009 में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी।
कांग्रेस की सरकार ने, इलेक्शन का टाइम था 2009, याद रखिए, 9 से 5 साल बाद 14 होता है, 2009 में इलेक्शन का टाइम था। तो इलेक्शन के टाइम में सरकार ने क्या किया, अच्छा हम ऐसा करते हैं, हम एक कानून ही बना देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ तो लिख दिया था, खाली उसने लिखा था, ये नहीं हुआ कि कैसे क्या करना है, बस लिख दिया कि भाई इनको 6 से 14 में। अब ये हुआ ना कि भाई लिख तो दिया, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करे, तो इसने ये बोला कि गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री होगा। इसके बाद जो प्राइवेट स्कूल होंगे, प्राइवेट स्कूल में भी क्या रहेगा, 25% कोटा रहेगा। हाँ, पर वहाँ पर आप देखेंगे ना, दिल्ली से लेकर हर शहर में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, देखिए प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं ना, उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें होती है, काफ़ी लंबे जगह पर बनते हैं, तो उस ज़मीन की कितनी कीमत होगी, वैसे तो करोड़ों में होगी। सरकार उनको वो ज़मीन देती है, उसको लीज पर देती है, और उसकी जो रेंट होता है बहुत बहुत कम होता है, मिनिमल होता है, क्योंकि ज़मीन सरकारी है। अब सरकार बोलती है कि भाई हमने आपको मैक्सिमम हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और मैक्सिमम जो बड़े बड़े जो स्कूल हैं वो गवर्नमेंट ज़मीन पर बने हैं। अब बोले आप हमारी ज़मीन पर बने हैं क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सोसाइटी को बेनिफिट है, तो हमने क्या कर रखा है, आपसे जो मिनिमम रेट है उस पर हम रेंट ले रहे हैं। तो अब आप क्या करें, भाई ज़मीन हमारी है, हम ना के बराबर आपसे चार्ज ले रहे हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं, यानी कि जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते देश में, जो बीपीएल परिवार हैं और बाकी वो हैं, तो उनके बच्चों को आप भाई अपना काम करते रहिए, उसमें 25% सीटें उनके लिए रिजर्व रखते हैं। ये है, तो इनके लिए अलग है। देखिए इसको लेकर एक मूवी है, काफ़ी ज़्यादा है, इरफान खान की है, काफ़ी, कौन सा था, अंग्रेजी करके कुछ है, अभी याद तो नहीं है, पर काफ़ी फेमस है वो। हाँ शायद अंग्रेजी मीडियम करके कुछ है। उसमें क्या रहता है, उसमें वो अपने बच्चे के लिए सेम केस उसमें आता है। वो क्या करता है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, उसकी सैलरी अच्छी खासी होती है, तो वो क्या करता है, झुग्गी झोपड़ी में जाकर रहना शुरू कर देते हैं, दिखाने के लिए कागजों में वो दिखाया है कि ऐसा होता है। भाई वो तो लूप होल हो गया इसका, वो हमें उससे नहीं मतलब है। हम ये बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये कानून बनाया गया, इस कानून में क्या दिया गया, इस कानून में ये बताया गया। देखिए कानून बना, एक उसने तो एक आर्टिकल डाल दिया, आर्टिकल कितना है, 2 लाइन का है, 4 लाइन का, इससे ज़्यादा तो नहीं है, पर इस आर्टिकल में किस स्कूल में पढ़ाया जाएगा, किस में नहीं पढ़ाया जाएगा, अगर माँ बाप अगर बच्चे को नहीं भेज रहे तो उनके ऊपर क्या किया जाएगा, इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी, कौन अधिकारी इनको देखेंगे, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, वो सारा जो डिटेल में लिखना होता है वो हमने लिख दिया राइट टू एजुकेशन वाले में। कोई चिल्ड्रन है वो पढ़ना चाह रहा है, माँ बाप नहीं भेज रहे हैं उसको स्कूल में पढ़ने के लिए, तब क्या होगा, ऐसे भी केस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखी जाती, उसके लिए कानून बनाया गया, उसमें लिख दी गई। हो गया ना क्लियर। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपका कॉन्स्टिट्यूशन ना आगे बढ़ता है, याद रखिए। वो तभी तो बोला है ना, इसको कैसे बोला गया है, इसलिए इसको क्या बोलता है, लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग यानी मरा हुआ नहीं है, डेड नहीं है, लिविंग है, डेड नहीं है। ये क्या है, ये लिविंग है, जीवित है। पहले एक आता है फिर कानून बन जाता है, फिर दूसरा आर्टिकल आता है फिर कानून बन जाता है, ऐसे चलता रहता है। जैसे समय बदलता जाएगा, जैसी डिमांड रहेगी वैसे यहाँ पर चेंज होती रहती हैं चीज़ें। क्लियर है। फैक्ट यहाँ पर ये तो कांग्रेस सरकार लिखा है मैंने, ताकि आपको सरकारों का भी पता रहे ना भाई कौन सी सरकार कब थी। और इस समय थे मनमोहन जी, मनमोहन नाम सुना है, मनमोहन जी इस समय प्रधानमंत्री थे। बताए क्वेश्चन यहीं से सीधे उठते हैं, सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फैक्ट के क्वेश्चन हो गए ना, आपसे कोई ना उठाकर कुछ ना कुछ पूछ लेगा। और ये सीक्वेंस में आप देखेंगे ना तो वो वैसे ही कंसेप्ट के रूप में याद रहेगा सदा के लिए। अब ठीक है, आप क्या किया, आपने वहाँ से उन बच्चों को फैक्ट्री में गए, छापा लगाया, आपने जो रेड किया, रेड करने के बाद बच्चों को बाहर निकाल कर उनको स्कूल में डाल दिया, राइट। अब ये हुआ कि भाई खाना कौन देगा, पढ़ने के लिए तो खाना भी तो चाहिए ना, तो फिर क्या रहेगा, हाँ मिड डे मील स्कीम है,
ये 1995 से शुरू किया गया था। अभी हाल फिलहाल इसका नाम पीएम पोषण योजना कर दिया गया। इंग्लिश में भी यही नाम है, पीएम पोषण स्कीम, ये कर दिया गया। नाम वही है, बस नाम बदला गया है, चीज़ वही। तो ये हुआ कि भाई उनको भूख लग रही है तो आप क्या करेंगे, उनको खाना दे देंगे। भूख लग रही है तो खाना स्कूल में मिलेगा। जो राइट टू एजुकेशन है उसमें ये है कि किताबें वगैरह जो चीज़ें होंगी, लिखने के लिए भी तो आपको कुछ चाहिए ना, वो भी स्कूल में मिल जाएंगे। सब स्कूल में मिलेगी, खाना स्कूल में मिलेगा, सारी चीज़ें स्कूल में मिलेगी। अब आपको दिक्कत क्या है, आप क्यों नहीं भेज रहे हैं बच्चे को? भी स्कूल में आपको सब कुछ दे दिया जा रहा है। देखिए आपको खाना स्कूल में मिल रहा है, कपड़े स्कूल में मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही है। हाँ बिल्कुल, स्कूल ड्रेस वगैरह, आपको कपड़े वगैरह, कपड़े जूते सब कुछ मिल जाता है आपको। जब आपको सब कुछ मिल जा रहा है तो फिर भेज क्यों नहीं रहे हैं? अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आपको भेजना है, बोल रहा है ना आपका आर्टिकल। राइट टू एजुकेशन में है कि आपको शिक्षा का अधिकार है। जो स्टूडेंट को माँ बाप नहीं भेज रहा वो इसको लेकर कहाँ जा सकता है, मेरे माता पिता मुझे स्कूल नहीं भेज रहे हैं, वहाँ तो अच्छा खाना मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, किताबें मिलती है, सब कुछ मिलता है। जब इनके ऊपर में बोझ हो ही नहीं, खर्च हो ही नहीं, तो फिर आप स्कूल नहीं भेज रहे, वो कहाँ जा सकता है? बोलेंगे ये तो मेरे राइट का वायलेशन कर रहे हैं। तो क्या करेगा वो स्टूडेंट, वो जो चाइल्ड है वो कहाँ जाएगा? वो सीधे सीधे हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी सीधे चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। देखिए मैं उस बेचारे को पता ही नहीं होता है, पर यहाँ तो है ना, आप तो जा सकते हैं ना। वो नहीं जाता तो आप उसके पड़ोसी, आप तो जा सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में, देखिए ये भेज नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट कौन होगा देश का? वो सीधा चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, राइट टू एजुकेशन, ये आपका ये दिया गया। हम आगे इसको डीपीएसपी में भी देखेंगे, हम आप आगे चल के फंडामेंटल ड्यूटी में देखेंगे कि हर माँ बाप का जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजे। ये जिम्मेदारी सौंपी गई है सोसाइटी को, ये हमने देखा। तो आप जा सकते हैं। अब क्या रहता है, जब इतना नहीं कर रहा है कोई तो सजा तो बनती है ना उसको, पनिशमेंट, जो ज़बरदस्ती नहीं भेज रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब एक केस लेते हैं। क्या रहता है, मान लो माता पिता हैं अपने, अब जो आप वाला पार्ट है ना वो शुरू हो जाता है। इतना तैयार है, थ्योरी तैयार है ना, अब इसका प्रैक्टिकल केस देखते हैं। अब क्या रहता है, माता पिता हैं, वो अपने बच्चे को अपने साथ खेत में काम करने के लिए ले जा रहे हैं। उनका बच्चा है 13 साल 11 महीने का। तो क्या ये चाइल्ड लेबर में आएगा या नहीं? आपको फोन आता है, अरे यहाँ तो चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है, पड़ोसी को गुस्सा आ गया, उसने फोन कर दिया। आएंगे फोन, सब तरह के आते हैं। कई बार तो एक बार बोल रहे थे, एक साथी तो बोल रहे, बोले फायर उसमें है, इस डिपार्टमेंट में है, फायर डिपार्टमेंट में फ़ोन आया, घर में सांप निकल गया। फ़ोन कैसे भी आ सकता है। तो सेम, और ये तो केस भी बनता है या नहीं बनता वो तो आप डिसाइड करेंगे। फ़ोन आता है, आप क्या करेंगे कि वो खेत में उससे काम करवा रहा है अपने साथ? क्यों नहीं बनेगा? 14 का आपने पढ़ लिया भाई, 14 ईयर का है अलाउ, 14 ईयर से ज़्यादा का है तो अलाउ है, ठीक है। क्यों? देखिए माँ बाप अपने काम, अब देखिए अगर उसका स्कूल का टाइम है, याद रखिए स्कूल का टाइम है, क्योंकि मेन तो है ना कि भाई वो फ्यूचर है, फ्यूचर को हमें प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? नहीं, गवर्नमेंट की। पेरेंट्स को जिम्मेदारी हो तो वो भेजेंगे ही क्यों? वो फोर्स लेबर करवाए, वो उनसे चाइल्ड लेबर करवाएंगे क्यों? ये जिम्मेदारी है सरकार की। आपको अपना देश बचाना है, अपने देश का फ्यूचर बचाना है, जिम्मेदारी सरकार की। आप हैं अधिकारी, अधिकारी हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है तो आपका ही देखने का काम है ना कि कोई ऐसा करवा रहा है तो वो गलत है, उसको रोका जाए। यहाँ पर अगर ऐसा केस आता है, हाँ यही है, अगर वो स्कूल पढ़ रहा है, अपने स्कूल में जा रहा है, उसको पढ़ाई का इनफ टाइम मिल रहा है, उसके बाद अगर माँ बाप का काम में हाथ बटा रहा है, कोई बुरा नहीं है।
नहीं बनेगा। अगर उसको इनफ टाइम मिल रहा है और काम में हाथ बटा रहा है, और काम में हाथ भी कैसा, जो ज़्यादा उसको हार्मफुल न हो, ज़्यादा नहीं उसको हार्मफुल न हो। अब खेत में काम करेगा, ठीक है, माँ बाप हो सकता है बुजुर्ग हो बेचारे, उनसे नहीं हो पा रहा है तो बच्चा कर लेगा, और बच्चे माँ बाप को देखकर साथ में करते हैं। पता लगा कि उसको बोल रहे हैं कि चलिए तुम दूसरे के खेतों में जाना, जाकर क्या करना, खेत में कटाई करना, और हमारे लिए भाई हम यहाँ क्या करेंगे, हम इस खेत में करेंगे, आप उस खेत में करो कटाई, और हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे। वो गलत है। आपको केस टू केस देखना पड़ेगा कहाँ पर एक्टिविटी कैसे हो रही है, ठीक है। दूसरा ये है, यहाँ पर क्या रहता है, अगर वो ठेले पर काम करता है माता पिता के साथ, तब क्या रहेगा, चाय का टपरी लगा रखा है, वहाँ काम कर रहा है, तब यानी कि कोई भी एक्टिविटी है माँ बाप के साथ कर रहा है, टाइम से भी 1-2 घंटा कर रहा है तो कोई इशू नहीं है उनके, क्योंकि वो आ जाएगा खेल एक्टिविटी का उनको सारा टाइम मिलने के बाद। इसके बाद अगला है, माँ बाप की बजाय क्या है, उसका भाई बोलता है। जैसे आपके बड़ी बहन है या भाई हैं, वो बोलते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं है, वो बोल रहे हैं चलिए मेरे साथ खेत में चलिए काम कीजिए, या वो बोल रहा है चलिए हमने चाय की टपरी लगाई है, मैंने लगाई है, आप साथ में चलिए, वो लेकर जाता है। तब क्या रहेगा, भाई आपका बड़ा भाई बहन है, ये आपका बड़ा भाई बहन है, ये आपको लेकर जाते हैं चाय की टपरी पर, आप मेरे साथ आइए और काम कीजिए। नहीं, वो उसको फ्री टाइम में लेकर जाते हैं, जिस टाइम में माता पिता लेकर जा रहे हैं। उसका जाने का मन है या नहीं है वो बात अलग है, पहले वाले केस में भी है या नहीं है, नॉर्मली क्या होता है उनका मन हो जाता है। पर अगर इस केस में वो उसको लेकर जाता है तब क्या रहता है, हो सकता मन हो सकता नहीं हो। बनेगा, सिर्फ माँ बाप के लिए होता है, भाई बहन उसका गार्जियन नहीं है, याद रखिए। केस बनेगा बिल्कुल बनेगा, भाई बहन उसका। उस पर ऐसे बनेगा ना भाई, आप होते कौन हो लेकर जाने वाले, माँ बाप है ना, माँ बाप उसको सलाह देंगे ना, जो जिम्मेदारी दी गई है तो माँ बाप को है। जो मैं आगे पढ़ाऊंगा को फंडामेंटल ड्यूटी माँ बाप की जिम्मेदारी या गार्जियन की होती है, जो कि कानूनी रूप से गार्जियन है। ऐसा नहीं है चाचा ताऊ वगैरह गार्जियन नहीं, जो कानूनी रूप से गार्जियन है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ये है कि जो जिम्मेदारी दी गई है, ये जिम्मेदारी माँ बाप को दी गई है, भाई को नहीं दी गई है या बहन को नहीं दी गई है, तो उनके ऊपर केस बन जाएगा। तो आपका भाई बहन आपको कहीं लेकर जाएं तो आप क्या करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, 14 साल से कम थोड़े ना है आप। तो इससे ठीक है, अगर आप 14 ईयर से तो 14 ईयर से कम का है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। ये ठीक है, इतना क्लियर है ना, ठीक है। ये आपका आर्टिकल यही था। और देखो इसको लेकर क्यों जाते हैं, इनको लेकर इसलिए जाते हैं, जो आपने देखा है ना, जो ईंट भट्ठे होते हैं उसमें ऐसे रहता है, ये यहाँ से यहाँ पर ऐसे रहते हैं भट्ठे वगैरह, यहाँ से ईंटें डालते रहते हैं, यहाँ पर आग जलती रहती है, और चिमनी में यहाँ धुआं इकट्ठा होता रहता है, यहाँ से निकलता है ना, ऐसे रहता है। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पर जो धुआं इकट्ठा होता है ना, इसकी सफाई करनी है। बड़ा आदमी जाएगा तो क्या होगा, फंस जाएगा, छोटे बच्चे को घुसा देते हैं। ये केस सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, यहाँ से घुसा दिया, अब बच्चा जा रहा है, डर के जा रहा है, ऊपर जाकर हो सकता है गिर जाए नीचे, सारे में काली काली राख लगी है, तो गलत है ये तो। इसके अलावा रेत और खनन होता है, जैसे ये रहता है ना, ये रहता है, यहाँ पर ये माइनिंग है, यहाँ माइनिंग कर रहे हैं, तो अब ये क्या करते हैं, ये छोटा सा ये एक संकरा सा रास्ता बना देते हैं यहाँ पर देखने के लिए आगे क्या है, फिर यहाँ पर ऐसे खुदाई करते हैं या देख कर आते हैं। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर भी अगर ज़्यादा वो नहीं है तो छोटे बच्चे को घुसा देंगे, हो सकता है आगे कलेप्स हो जाए ये, क्योंकि उसने क्या किया, उसने एक छोटा सा पाइप डालकर उसको देखा कि भाई हाँ आगे है या नहीं है, उसको घुसा दिया। बड़ा जाएगा तो उसमें फंस जाएगा, छोटे बच्चों को घुसा दिया। ये यहाँ पर ये करते हैं, इसलिए माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा रहता है। और इनमें
हाँ तो वो मरते हैं ना, खूब सारे मरते हैं, और तभी ये कानून लागू होते हैं कि भाई आप उसको लेकर क्यों जा रहे हो वहाँ पर, क्योंकि उसको तो बड़ा आदमी तो फिर भी थोड़ा बहुत टॉलरेट कर लेगा, वो तो वैसे ही डर कर उसको पता ही नहीं रहेगा क्या है। 2 केस ये है। तीसरा ये क्या रहता है, जैसे जो चाइल्ड लेबर है ना, एक बड़ा आदमी है अगर वो कहीं काम पर जाता है, वो मांगता है, मान लो दिन के, कहने की बात है, दिन के 1000 रुपये मांगता है, बच्चे को सेम काम करवाएंगे, ईंटें डलवाएंगे या कोई भी काम करवाएंगे, बच्चे को कितने रुपए देंगे, इसको देंगे, बोलेंगे इसको 200 देंगे। काम उतना ही करवाया, दिन भर उतना ही लगाए रखा, ये अब क्या हुआ, ये जो 800 रुपये हैं, ये जो इसका मालिक है उसने बचा लिए। पैसा किसका, नॉर्मली जो देखा जाता है, जैसे यहाँ आसपास देखेंगे ना, जो नॉर्मल मजदूरी है ये रहता है 800 के बजाय ना, ये यहाँ पर 500 है। ये इसको 200 में भी काम करवा लेते हैं, 250 दे देंगे, 300 भी दे देंगे, तब भी ये रहेगा। बच्चे को क्या लगेगा, यार 300 दे देंगे, अरे मेरे पास पैसे आ गए, पर 200 रुपये बचा है, उसका पूरा टाइम बर्बाद कर दिया, सारा का सारा उसका पढ़ाई का टाइम गया। बच्चे को नहीं पता, उसके लिए तो 300 रुपये काफी ज्यादा हो गए ना। तो ये समझ कौन पाएगा, जिम्मेदारी किसकी है, पेरेंट्स की। इसके अलावा पेरेंट्स की नहीं है, जिम्मेदारी आपकी है, अधिकारी आप हैं। पेरेंट्स को तो क्या हो रहा है, उसको लग रहा है अरे 300 रुपये तो आ रहे हैं, स्कूल में भेज रहे थे, पैसा नहीं आ रहा है। पहले ये था कि देने पड़ रहे हैं, तो सरकार बोले देने पड़ रहे हैं, हम उसका ही खत्म कर देते हैं काम। फिर बोले कि बच्चे को तो खाने के लिए चाहिए, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो गरीब हैं, तो ठीक है उसका खाने का भी व्यवस्था कर दिया हमने। जो खाने का कर दिया, पढ़ने का कर दिया, अब उनको लालच है कि भाई 300 रुपये लेकर आएगा, क्या मतलब है ये। तो अब यहाँ ये भी रोक दो, यहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का किया जाए। ये केस देखिए, याद रखना, इंटरव्यू के समय आपसे कभी ना कभी पूछे जाते हैं। अगर कोई बड़ा इंसिडेंस हुआ तो जरूर पूछा जाएगा। अगर आप लेबर LEO वगैरह का आपने सेलेक्ट किया है, LEO होता है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उसकी पोस्ट सेलेक्ट की है, तो पहले मान लो पहले सेलेक्ट कर दिए तो पूछा जाना है। या आप उसमें सेलेक्ट हो गए, उसके बाद फिर आप कर रहे हैं तो फिर भी पूछा जाएगा। यानी ये केस पूछे जाते हैं अगर कुछ भी ऐसा होता है तो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर आप कहीं फंक्शन में जाते हैं, सोचने की बात है, आप कहीं अधिकारी हैं, इसके अलावा वहाँ आपको लाइफ में भी जरूरत पड़ेगा कि आप कहीं फंक्शन में चले गए, वहाँ पर आपने देखा है कि छोटे बच्चे से क्या करवाया जा रहा है, कोई काम करवाया जा रहा है, प्लेटें साफ करवाई जा रही है, इस तरह का काम करवाया जा रहा है। या फिर मान लो कुछ ऐसी सेरेमनी में चले गए जहाँ छोटे बच्चे से काम करवाया जा रहा है, किसी पत्रकार ने या किसी मीडिया वाले ने फोटो खींच दिया तो गिल्टी आप भी हैं, क्योंकि उसको तो नहीं जानकारी है पर आपको तो है ना, और आपके होते हुए ये काम हो रहा है तो आपके लिए तो और ज़्यादा शर्म की बात हो जाएगी, आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है फिर। तो ये क्या रहेगा, यानी कि आपको फ्यूचर प्रोटेक्ट करना है देश का। दूसरे केस ये रहते हैं, ये केस होते हैं इसलिए चाइल्ड लेबर होता है, तो आपको इन सबको रोकना है। क्लियर है ना एकदम? हाँ, पर अगर आपको पता लग जाता है, देखिए अधिकारी सब तरह के होते हैं, काफ़ी ये बोला जाता है ना, अरे ये तो बड़े सख्त अधिकारी है। अधिकारी ऐसे भी होते हैं। सख्त अधिकारी क्या होता है, कुछ नहीं, वो अपने कानूनों का ढंग से पालन कर रहा है। जो सख्त अधिकारी है वो अपने कानूनों का जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है वो अच्छे से प्रॉपर कर रहा है, उसको दिखा रहे ये गलत है, इसको पकड़ लो। हाँ हाँ तो अगर मतलब वहाँ पे कंप्लेंट किया, हाँ वहाँ पे ऐसा हो रहा है, वो वहाँ जा रहा है, सब कुछ देख रहा है, ठीक है, फिर वो एक्शन नहीं ले रहा है, तो फिर यहाँ तो एक्शन नहीं ले रहा है तो फिर क्या करना है, मान लो कोई वहाँ रिकॉर्डिंग कर लेता है, भाई एक्शन नहीं ले रहा है, फिर उस जिसने एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ एक्शन होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पुलिस के खिलाफ होगा। कोविड के समय एक आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में एक DM थे, उसने क्या किया, उसने जाकर बारातियों को पीट दिया, उसने दूल्हे का थप्पड़ मार दिया। किसी ने सोशल मीडिया पर उसका बोले, अरे आपको कोविड के समय आपका काम क्या था, उसको बंद करवाना था, भाई ऐसा नहीं हो गया तो थप्पड़ मारने का काम थोड़े ना दिया है आपको। तो उसने क्या किया, उसको सोशल मीडिया पर किसी ने वीडियो बनाकर उसको डाल दिया, वायरल हो गया, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो। SP था वो। तो घूस,
हाँ गलत है। देखिए अगर उसमें आप आगे पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना क्लासेज, आपको पता लगेगा कि जो आपका एंटी करप्शन ब्यूरो है वो काम करता है, वो पकड़ता है और खूब सारों को पकड़ता है, जो भी गिरफ्त में आ गए उसको पकड़ता है और उसके खिलाफ फिर एक्शन होता है। ये रहता है मैटर, ये करता है। पॉलिटी यही तो सिखाती है, आप में अवेयरनेस लेवल कितना है, आपको कितने कानूनों का पता है। आम आदमी को उनका पता ही नहीं होता। समस्या यहाँ पर आती है, पब्लिक को पता ही नहीं है कि आपके अधिकार क्या क्या है, आपके पास क्या क्या पावर दी गई है। आपके पास इतनी पावर है, अगर उसको सही तरीके से यूज करने लगे, कोई अधिकारी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाता है, सच बता रहा हूँ। जैसे आप देख लो ना, एक आम आदमी था अन्ना हजारे, उसने अपनी पावर का यूज किया, अच्छा खासा वो किया, कई सारे अधिकारियों को उसने बदलवा भी दिया, उसने सस्पेंड भी करवा दिए। एक व्यक्ति ने अपनी पावर का यूज किया, प्रधानमंत्री बन के बैठ गया, उसको पता है कि पॉलिटिकल पावर कैसे गेन की जाती है। एक व्यक्ति ने अपनी पावर का यूज किया, सीएम केजरीवाल बन गया। मैटर ये करता है कि आप अपनी पावर का यूज कैसे कर रहे हैं। कॉमन मैन के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, उस पावर को अगर वो सही यूज करेगा, क्योंकि उसके पास ये आर्टिकल की उसको नहीं जानकारी होती है। किसको पता रहता है? या तो वकीलों को पता होता है या अधिकारी को। वकील से जल्दी से फिर वो भिड़ते भी नहीं हैं। मीडिया वालों को पता होता है, आप कैमरे में रिकॉर्डिंग करो और उसको डाल दो, तुरंत कार्रवाई होती है। ये रहेगा। मैंने तो कई बार देखा है ना, आप किसी से बात करो, जैसे मेरे से भी कई बार कुछ ना कुछ इंसिडेंस हो जाता है, सामने वाला समझ जाता है, आपको पता है, वो कुछ नहीं करेगा। सच बोल रहा हूँ। अगर उसको ये पता लग गया ना आपको कुछ नहीं पता है, वो फालतू का आप पर ये कानून लग जाएगा, वो कानून लग जाएगा, 50 तो बातें कर देगा। ये चीज़ होता है। तो आपको ये रहता है, जहाँ पर यूज हो आप अपने पावर का यूज करो, नहीं हो तो मत करो। ठीक है, इतना हो गया ना क्लियर? अगला है, आपने यहाँ एक्सप्लॉयटेशन खत्म कर दिया। अब तक हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े हैं, एक हल्का से रिकैप करते हैं। आपके ये हैं आर्टिकल, पहला आर्टिकल हमने फंडामेंटल राइट पढ़े। फंडामेंटल राइट यानी आपको अधिकार क्या क्या दिए गए हैं, आपको क्या क्या पावर दी गई है। पहला था राइट टू इक्वलिटी। कितने से कितने में था ये? 14 to 18 में था। ठीक है। अगला आपका आर्टिकल क्या है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, ये कितने से कितने में है? 19 से 22। बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, इसी में हमने वो पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद अगला हमने क्या देखा था? हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये कौन कौन सा आर्टिकल थे? 23 और 24। 24 में चाइल्ड के बारे में, बाकी में सबके बारे में। ठीक है, ये है ना, ये हमने देख लिया। 1 2 3 यानी 3 मेजर हमने पार्ट देख लिए। अब हम क्या देखेंगे? अब हम इसका 4 देखेंगे। फंडामेंटल राइट की कैटेगरी देख रहे हैं हम। अब हमने देखा था, अब क्या है इंडिया में, बिल्कुल रिलीजन बहुत ज़्यादा रहता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम है, किस चीज की है फ्रीडम? देखिए, ये राइट टू फ्रीडम है, इसी में एक वर्ड और ऐड कर दिया, रिलीजन। और कुछ नहीं किया, एक चीज और ऐड कर दी। क्योंकि जैसे इसके लिए एक चाइल्ड के लिए अलग से बना दिया, ऐसे इंडिया में हम देखते हैं रिलीजन के बारे में अच्छा खासा चर्चा रहती है। तो हमने क्या किया? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसमें डाल दिया। इतने तक का क्लियर है? इसमें कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? बिल्कुल 25 से लेकर 28 आएंगे। यानी कि कितने आर्टिकल है? 25, 26, 27, 28, ये 4 आर्टिकल हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? कोई आ गया?
बहुत ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है ये, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला। तो इसमें क्या रहेगा, याद रखना, फंडामेंटल राइट या पॉलिटिक कभी भी रटी नहीं जाती है। एक चीज़ को याद रखना हमेशा, कभी भी पॉलिटी में कुछ भी रटा नहीं जाता है। अगर आप कभी भी लाइफ में रटने लगेंगे 1 2 3 4 करके, ऊपर से चली जाएगी, क्योंकि आप रट नहीं पाएंगे। पॉलिटी अपने आप इवोल्व होती है। जैसे अभी आपने देखा ना, आपका कंसेप्ट क्लियर है, पॉलिटी आपके लिए बहुत आसान है। तो ये जो आर्टिकल है, आज से पहले जिनको आप ये सोचते थे रटना पड़ेगा, क्या रटना पड़ रहा है? जो क्लास है बाकी आप भी देख लेना एक बार, आपको भी रहेगा। तो ये है, क्योंकि ये अपने आप इवोल्व हो रहा है। जैसे आपने यहाँ देखा, चीजें अपने आप बनती जा रही हैं। आपको बस ये समझना है बन कैसे रही हैं, बस अपने आप बनती हैं, बस ये समझ लिया। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये है ना आपका, महाराज जी बैठे हुए हैं, ये है, ठीक है, लिखिए। इसमें ना 3 वर्ड है जो सबसे मेन है। यहां रहेगा आपका, इसमें ना हल्का सा आप लिख लो, फिर मैं आपको डिटेल में इसको समझाता हूँ। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पहले एक बार ये लिख लो, आर्टिकल 25 से लेकर 28। इसमें 3 बातें दिया गया, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपेगेट। 25 है ये आर्टिकल है, आर्टिकल 25 है। क्योंकि हमने 3 देखे तो सबसे पहले देखेंगे 25 देखेंगे, अगला रहेगा 26, 27, फिर 28। तो जो हम अभी ये देख रहे हैं नीचे वाला आर्टिकल, ये है 25। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की, आचरण का और प्रचार का। हाँ, ये सारी चीज़ें 25 की हैं। ये लिखिए, ये 25 आर्टिकल 25 है, और ये सारी चीज़ें इसमें 25 में दी हैं। ये आप पूरा लिख लेना। इंडिया में सबसे ज़्यादा डिबेट इसी पर होती है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे रहती है। हाँ, अभी हर एक का बताऊंगा, ये भी रखना है। कंसेंस का मतलब होता है कि, यानी कि जो आपका, जो बोलते हैं ना, आपका मन करे, आपकी आत्मा जो करे। कई बार ये रहता है ना, आप कुछ करना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, अंदर से कई बार फील होता है ना, कहीं गिर तो नहीं जाए, अगर ऐसे जाएंगे तो मतलब कुछ ना कुछ वो फील होता है। जो वो आवाज़ किसकी होती है, कई बार ये रहता है नहीं ये चीज़ ठीक हो सकती है, ठीक थोड़े ना होगी, गलत होगी, बाद में पता लगता है वही ठीक होती है। कई बार एक आता है ना, एक अंदर से एक आवाज़ सी आती है, उसी को बोलते हैं कंसाइंस। उसी को ना अभी मैं डिटेल में बताऊंगा हल्का सा। मतलब ये जितने भी है ना, ये काफ़ी मतलब कि काफ़ी डीप वर्ड है, इनका हर एक का मीनिंग मैं आपको अब डिटेल में समझाऊंगा। लिमिटेशन भी लिखना चाहे तो इसको लिख लेना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इश्यू का यही रहता है, तो इसका पूरा ही लिख देना आप।
हो गया। जो वर्ड मैंने लिखे ना इनको अंडरलाइन करना चाहो तो कर लेना। इस अधिकार का आपको जीवन भर, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको इसका कभी ना कभी, अगर सर्विस में गए तो आपको यूज करना पड़ेगा, कभी ना कभी आपको 100% यूज करना पड़ेगा। और आप वैसे भी जब जिंदा रहेंगे तब तक आपको काम आएगा ये अधिकार। जो ये क्लासें होती है ना, जो अधिकार वाली होती हैं, सरकार आपको क्या देती हैं, आपकी क्या ड्यूटी हैं, ये आपकी सोच को एकदम बदल देती हैं, एकदम देखने का नज़रिया बदल देती हैं पूरा हर एक व्यक्ति का। हाँ लिख दो, लिख लो लिख लो।
हाँ, इसका अभी बताते हैं, ठीक है। ये होता है सती। पहले आपने 1 मिनट उस बच्ची को भी लेकर आना। कैसे समझ गए? अच्छा ठीक है, चलिए हिंदी का कुछ तो बेनिफिट मिला। इसका होता है सती। सती का मतलब हाँ सती। तो देखिए सती का ना, वैसे आप देख लिया करें, हिंदी इंग्लिश एक दूसरे का रहता है, आप देख लिया करें। देखो सती का पता है ना क्या होता है, वो सती प्रथा। इसका होता है दूसरा था आपका बाइगैमी, पता है ना, एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं। और इसके अलावा ह्यूमन सेक्रीफाइस, इसका मतलब क्या होता है, आदमी को मार के बलि देना आदमी को। हाँ, कई जनजातियाँ थी, कई जो ट्राइबल एरिया थे वहाँ पर क्या होता था, बोलते थे माता के ऊपर नर बलि करके बोलते थे, तो वहाँ काट देते थे। कहाँ पर होता है? हाँ, वो पुराना दिखाते हैं, तो ये चीज़ें ना गलत हैं, तो यहाँ पर रोक दी गई। अब हम इसको पढ़ते हैं, ये आपको जीवन भर काम आएगा। ये आर्टिकल को हमने देखा 25 से लेकर 28 तक। हम 1 बाय 1 बात करेंगे, पहले 25 की बात करेंगे, ठीक है। जो आर्टिकल है ये क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ, यही है ना। इसमें कई वर्ड मिले हुए हैं। एक वर्ड है आपका, हाँ एक है आपका ये है राइट, फ्रीडम, रिलीजन। अगर हम इनको तोड़ के देखते हैं तो हमें ये 3 चीजें दिखाई देती हैं। क्या रहता है राइट? क्या है राइट? क्या होता है? अधिकार का मतलब क्या है? यानी देश ने आपको कुछ राइट दिए हैं, कुछ अधिकार दिए हैं, यानी कुछ पावर दी हैं। उन पावर का यूज आपका मन करता है तो करिए, नहीं तो मत कीजिए। जिसको बोलते हैं ना कि देखिए एक व्यक्ति है, आप देखते हैं जिन लोगों के पास पैसा है, ये बोलते हैं ना पैसे वाला बच जाता है। नॉर्मली अधिकारी है बच गया, पैसे वाला बच गया, आम आदमी फंस गया। सुना है? क्यों? दोनों सेम है, इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलता है आपका, सब सेम है, फिर भी एक बच जाता है दूसरा फंस जाता है। क्योंकि क्या रहता है, जिसके पास ये चीजें हैं उसको अपना पता है, उसके पास जो पावर है ना, जो दी गई है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सबको पावर दी है, आपको सबको दी है, आप यूज करें न करें वो आपके ऊपर है। जैसे मान लो मैंने यहाँ सबको पेन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई स्टूडेंट उसको यूज करते हुए लिखे, कोई उसको रखा रहने दे, कोई हो सकता है कान खुजलाना शुरू कर दे, कुछ भी कर सकता है। तो ये रहता है सेम रहेगा, राइट है। जो लिखेगा उसको हो सकता है पेपर में काम आ जाए, जो कान खुजलाएगा हो सकता है उसका पेन वहीं टूट जाए और दूसरा पेन नहीं है। जो ये रहता है कोई उसका नहीं यूज करेगा, हो सकता है पेपर में उसके पास खाली कॉपी जाए। तो सेम रहता है। सेम यहाँ पर क्या रहेगा ना, ये राइट है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला है। तो इसमें क्या है, राइट है, यानी कि आपको जो शक्तियाँ दी गई हैं, जो पावर दी गई है, वो सबको दी गई है, इक्वली है, इंडिया में इक्वली है। अब आपके ऊपर है, आप उस पावर का यूज करते हैं या नहीं है। ये पावर है आपके पास, ये शक्तियां हैं, आप यूज करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी सरकार ने तो अपने तरफ से दे दिया। अगला है फ्रीडम। क्या है फ्रीडम का मीनिंग? क्या होता है? आजादी, बिल्कुल। मतलब इसका क्या हो गया? लड़के लेंगे आजादी है।
आपने सुना है नारा, ये करते हैं, ये स्लोगन आपने ये सुना है स्लोगन, मनुवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, लड़कर लेंगे आज़ादी। कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसका फेमस स्लोगन है, उसकी जो स्टूडेंट इकाई है वो ऐसे करते हैं, वो जातिवाद से आज़ादी ऐसे करके करते हैं, वो गाते हैं ऐसे हिंदी में। तो ये क्या रहता है, फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब कि क्या है, फ्रीडम आपको फ्रीडम दिया गया है, आज़ादी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिटेशन के साथ लिमिटेशन आती है, आज़ादी यानी फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि आप वो काम जिस चीज़ की फ्रीडम दी गई है अपनी इच्छा के अनुसार करें, ये रहता है फ्रीडम है आपको। अब फ्रीडम का मैटर करता है आपको कितनी % फ्रीडम दी है उसमें, ये रहता है फ्रीडम। अगला हो गया रिलीजन। रिलीजन क्या है, तो धर्म का अर्थ क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, धर्म परंपराएं फिर क्या होती हैं, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या होता है, ट्रेडिशन फॉलो करते आ रहे हैं। देखिए जो धर्म है ना, यहाँ पर हमने 3 वर्ड इकट्ठे पढ़े, तो इसका है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी जो हमारे रिलीजन के मामले हैं उनके लिए हमें फ्रीडम है, ये है। अब हम रिलीजन देखते हैं, रिलीजन क्या है। देखिए रिलीजन के बारे में बोला है धर्म, और धर्म को अगर हम संस्कृत में देखते हैं, क्योंकि इंडिया में धर्म का ना 2 कंसेप्ट है। रिलीजन का क्या है, रिलीजन का ये कंसेप्ट है जो इंडिया में माना गया है, धार्यते इति धर्म है, ये बोला गया है। संस्कृत का एक है श्लोक है, उसमें ये बोला गया है धार्यते इति धर्म है, जो धारण किया जाता है वही धर्म है और कुछ नहीं है। यानी कि जो भी चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं वही धर्म है। अच्छी चीज़ धार्यते यानी कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना, जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। किसको एक्सेप्ट करेंगे हम, अच्छी को ही तो करेंगे ना, बुरी को क्यों एक्सेप्ट करेंगे। बुरी के लिए तो हमने कल देखा था कि भाई उसके लिए तो पनिशमेंट होता है। अच्छी चीज़ है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, वही धर्म है। तो धार्यते इति धर्म है, यही लिखा गया है। काम आएगा, ऐसे भी चिपका लो। ये श्लोका होता है ना, ऐसे में पता है इन्हीं के नंबर उठ जाते हैं, ये उठ उठाएंगे लिखने के। ये काम आएगा, इसको चिपका देना वहाँ पर, ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। ऊपर से चिपका देना इसको, बस ऐसे कैसे लिख देना। नीचे इसका मीनिंग लिखना चाहो तो मीनिंग लिख देना। मीनिंग का कि जो भी हम एक्सेप्ट करते हैं इसका एक सेंस अपने अपने उसमें लिखना, कि इसको अपने इसका मीनिंग ये लिखना कि विच इज एक्सेप्टेबल इस धर्म है, कि जो एक्सेप्टेबल है, जो धारण किया जाता है वही धर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर इसको संस्कृत में ही लिखना, ऐसे इसी लैंग्वेज में, धार्यते इति धर्म है। जब तक आप क्लास करेंगे ना, आपका ऐसे बहुत अच्छा हो चुका होगा। और अब की बार आप देखते हैं ना, देखिए हमेशा याद रखना, हिंदी मीडियम वालों के ऐसे में अच्छे नंबर आते हैं, इस चीज़ को याद रखना। हिंदी मीडियम वालों के ऐसे में काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं। उसके पीछे क्या रहता है ना, जो ये उठपटांग चीज़ें हैं ना, ये वहाँ चिपका के आ जाते हैं, हिंदी वाले चिपकाते हैं। इंग्लिश वाले क्या रहता है, जब क्लास जैसे क्लास वगैरह आपकी तो हो रही है, आपको तो सारा आपके पास पहले कंटेंट रेडी हो रहा है। जब क्लास वगैरह नहीं होती है ना, सीधे ऐसे लिखते हैं, तो वहाँ पर ना, क्योंकि आप लास्ट टाइम में भाई आप पेपर प्रेशर में, जो क्योंकि आप लास्ट स्टेज में होते हैं ऐसे में, वहाँ आप ये याद करेंगे या और कुछ पढ़ेंगे। तो ये क्या रहता है ना, ये चीज़ें ऐसे आती है जैसे आप पेज पलट रहे हैं, कोई याद रट्टा नहीं मारना होता, पेज पलट रहे हैं अपने आप, आपने 4-5 देखा वैसे ही दिमाग में छप जाते। अच्छा हाँ कुछ ऐसे ही लिखा था, सेंस लिख के आ जाए।
हाँ बिल्कुल ऐसे में रहता है। ये तो आपको ऐसे की वो तो प्रॉपर क्लासेज होंगी, उसमें जब देखिए यहाँ पर ये बता दिया, दोबारा ऐसे की क्लास में आपको बताया जाएगा, इसके बाद 1-2 बार और बता दिया जाएगा। तो आप ये चाहेंगे भूल जाए तब भी नहीं भूल पाएंगे, ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए ये हम ऐसे की क्लास नहीं कर रहे, हम पॉलिटिकल कर रहे हैं। और पॉलिटिकल देखिए, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है किससे बना है? हमारे बिलीफ सिस्टम से बना है, हमारा मोरलिटी है, इंडिया के एथिक्स से बना है। और इंडिया का एथिक्स है, इंडिया के जो वैल्यूज है, इंडिया का वैल्यूज कहाँ से है? इंडिया के लिटरेचर से। भी लिटरेचर ही तो हमारा दिखा रहा है हमारा वैल्यू। और हमारा लिटरेचर ज़्यादातर पुराना किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन तो आज है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन किससे बना है? हमारे वैल्यूज से। जैसे मैंने कल आपको बताया, प्रोस्टिट्यूशन वाला केस बताया आपको, हमारा बिलीफ सिस्टम उसको नहीं अलाउ करता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे बना है? हमारे वैल्यूज से। हमारे वैल्यूज क्या रहते हैं? हमारे वैल्यूज किससे बने हैं? वैल्यूज यानी कि मूल्य। हमारे जो ये वैल्यूज हैं ये किससे बने हैं? हमारे बिलीफ सिस्टम से। और हमारा बिलीफ सिस्टम किस में है? हमारे लिटरेचर में है। और लिटरेचर हमारा ज्यादातर पुराना किस में है? संस्कृत में। और संस्कृत में क्या बोला गया है इनके बारे में, धर्म के बारे में? बस यही है कि जो धारण किया जाता है, हम इस सिस्टम को अपनाते हैं। अब यहाँ से ना आपको एकदम क्लियर कट अलग दिखाई देंगी चीज़ें, एकदम अलग। हम जो एक्सेप्ट करते हैं वही धर्म है। जितनी भी डिबेट आपने हर रोज़ सोशल मीडिया पर डिबेट देखी होगी, कोई कुछ बोलता है धर्म के बारे में, कोई कुछ बोल रहा है। आपने हर रोज़ न्यूज़पेपर में धर्म के बारे में डिबेट देखते हैं। हर रोज़ टेलीविज़न पर एक इधर महाराज जी बैठा देंगे, इधर मौलवी बैठा देंगे, इधर किसी और को बैठा देंगे, एक ज्ञानी टाइप का आदमी बैठाएंगे, 2-3 किसी पार्टी के प्रवक्ता। हर कोई अपना ज्ञान झाड़ रहा है धर्म के बारे में। आखिर धर्म है क्या? क्या ये है या क्या है? सबसे ज़्यादा तो हिंदू मुस्लिम जितने भी कन्फ्लिक्ट होते हैं या बाकी रिलीजन के कन्फ्लिक्ट होते हैं, किसके बारे में होते हैं? धर्म को लेकर। आतंकवाद इंडिया में, टेररिज्म हो रहा है, किसके नाम पर कर रहा है पाकिस्तान में? भाई इंडिया में एक पर्टिकुलर रिलीजन से ऐसा हो रहा है। आज का अगर आप आज की न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ बांग्लादेश में इश्यू हो रहा है, किसके नाम पर हो रहा है? इस्कॉन मंदिर वाला इशू है। आप देखेंगे एक संत को पकड़ा गया है। आप हल्का सा न्यूज़ को फीड को ना ऐसे करते रहा करो, तो वहाँ पर देखेंगे धर्म के नाम पर है। आप यहाँ मिडिल ईस्ट में देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है? मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में धर्म के नाम पर, एक धर्म दो धर्म। इवन अमेरिका में भी आप देखेंगे, अमेरिका में आप देखेंगे वहाँ पर क्या एक कन्फ्लिक्ट है। जैसे ट्रम्प आए, अच्छा खासा उनको ट्रेडिशनल माना जाता है, राइट विंग, और राइट विंग पार्टी ये होती है धर्म के नाम पर है। उन्होंने कहीं ना कहीं उसको एक पर्टिकुलर वो है वहाँ का रिलीजन, उसका अच्छा खासा है। पूरे संसार में अब जहाँ देखते हैं धर्म के नाम पर आपको दिखती हैं चीज़ें या नहीं? अपने पड़ोस में ही देखिए ना, अपने पड़ोस में देखिए। मिलके तो रहना है। आखिर संविधान क्या बोलता है धर्म के बारे में? आपको ये तो पता होना चाहिए सरकार क्या बोल रही है। कुछ समय पहले बोध गया में धर्म के नाम पर अच्छा खासा कन्फ्लिक्ट हुआ था, बिहार शरीफ में हुआ था, अच्छा खासा कन्फ्लिक्ट हुआ था धर्म के नाम पर। तो कभी भी आप देखेंगे क्या होता है, कहीं जुलूस निकल रहा है, वहाँ पर इशू हो गया। हाल फिलहाल यूपी में संबल करके एक जगह है, सुना है नाम? संबल, संबल संबल इसको बोलते हैं, संबल। चंबल एमपी में है, मध्य प्रदेश में है ये संबल, 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 संबल एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है संबल। और वो है जो आप बोल रहे हैं ना, वो है चंबल, दो निमंत्र है चंबल में। ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर चंबल में ना बिहड़ होते हैं, वहाँ पर पहले कभी बोलते थे कि वहाँ पर वो रहते हैं, हाँ, तो ये रहते हैं डाक वगैरह। तो ये अलग है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है। जैसे एमपी में, मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश का आप देखेंगे ना, ऐसा मैप रहता है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर है ये, यहाँ से ऐसे मैप है ना, तो यहाँ पर इस एरिया में, ये यूपी में है, ये यूपी है ना ऐसे, तो ये यहाँ के आसपास है, तो ये रहता है संबल। बाकी देख लेना यूपी के मैप में पर्टिकुलर जाकर, पिछले कई दिन से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है लोकेशन थोड़ा इधर उधर हो, एक बार देख लेना लोकेशन का, क्योंकि ज्योग्राफी में आता है मेनली। तो वहाँ पर क्या रहेगा, देखिए संबल में क्या है, अभी क्या इशू हो गया संबल में, ये इशू हो गया कि वहाँ पर ना एक मस्जिद है, जो मॉस्क्यू है उसके सर्वे के लिए, मॉस्क्यू के सर्वे के लिए टीम गई, उसके ऊपर लोगों ने पत्थर फेंक दिया, और वहाँ पर क्या हुआ, इसको लेकर पत्थर फेंक दिए, तो एक मिनट, एक सिलेक्टेड स्टूडेंट है शायद, वो आ रहा होगा, उसी का कॉल है अभी। हाँ ठीक है, 5 मिनट के अंदर छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये बोला हूँ कि अब क्या है, जो मॉस्क्यू है मस्जिद पर वो हो गया, सेम आपने देखा था केस अभी कुछ समय पहले रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, उस पर भी ऐसे हुआ था, दूसरे धर्म वालों ने किया। हाँ बिल्कुल, अभी यहाँ पर मस्जिद का सर्वे करने गए तो वहाँ हुआ, यानी आपको जीवन भर ऐसी चीज़ों से सामना करना पड़ेगा, जब आप अधिकारी होगे तब भी। हाँ उसमें भी हुआ था। तो रिलीजन है, रिलीजन इंडिया में क्या बोलते हैं, रिलीजन को बोलते हैं धार्यते इति धर्म है। क्या धर्म यही सिखाता है कि पत्थर फेंक दो, लड़ाई कर लो, दूसरे को मार दो, यही सिखाता है। फिर ये करते क्यों हैं? तो राज हो तो क्या धर्म राज करना सिखाता है? नहीं, मतलब कि जैसे कि अगर हमारा पॉपुलेशन ज्यादा हो हिंदू धर्म का तो हमारा ज्यादा पावर देगा। ठीक है, तो आप धर्म, आपका धर्म यही सिखाता है? नहीं, रियलिटी में फिर सिखाता क्या, आपको पता होना चाहिए ना भाई धर्म क्या सिखाता है। पीस शांति सिखाता है, फिर आप आतंकवादी क्यों बन जाते हो? देखिए हर एक रिलीजन के आतंकवादी हर एक धर्म में होते हैं, पर वो क्या रहता है भाई, क्या वो यही सिखाता है? आप किसी एक धर्म को टारगेट नहीं कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो टेररिस्ट रहता है, जो रिलीजन होता है ना, रिलीजन के 2 कंसेप्ट हैं। रिलीजन देखिए इसको ना 2 तरह से देखा जाता है, एक तो है इसका, इसको फिलोसफी में जाकर देखते हैं, इंडियन भारतीय, दूसरा है वेस्टर्न पाश्चात्य। ये 2 हैं इसके ना, जो रिलीजन के जो व्यू है ना, ये 2 व्यू हैं, इसके 2 दृष्टिकोण हैं, 2 नजरिए हैं, इसके 2 व्यू हैं धर्म के बारे में, 2 व्यू हैं लोगों के, एक तो है आपका इंडियन है, दूसरा है वेस्टर्न, ये 2 व्यू हैं। तो जो इंडियन व्यू है ना, जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इंडियन व्यू की। हमारा धर्म ये सिखाता है कि जो हम एक्सेप्टेबल है ना उसको एक्सेप्ट करें, इंडिया का रिलीजन यही सिखाता है कि जो एक्सेप्टेबल है हम उसको एक्सेप्ट करें, जो अनएक्सेप्टेबल है उसको हटा दे, इंडिया का रिलीजन यही है, इंडिया के थिंकर यही बोलते हैं। ये थोड़ा सा ना फिलोसफिकल टाइप का होता है, ये आपको अगर डीप में समझना है, हल्का सा फिलोसफी की तरफ आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको आर्टिकल दिखेगा। तो ये क्या है, ये सिखाता है। जो दूसरा है ना, ये है वेस्टर्न रिलीजन। हुआ क्या, समय के साथ चीज़ें बदली, और चीज़ें बदली तो इसमें कहाँ, यहाँ पर इशू ये आ गया कि जो वेस्टर्न में है, जो फिलोसफी है, ये बोलती है कि जो धर्म है ना ये सेपरेट नहीं है। ये इसने क्या किया, पहले मैंने आपको बताया, सॉरी, इसने क्या था, पहले धर्म में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। इंडिया में भी कई सारे ग्रंथ ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को, कई सारा लिटरेचर ऐसा है जहाँ वुमेन को राइट नहीं दिया गया है। इस तरह का एक पर्टिकुलर कास्ट को ऐसा राइट नहीं दिया गया है, हम उनको नहीं मानते, उनको हमने बोला ना जो एक्सेप्टेबल है वही है धर्म, वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है तो हम उसको अपने रिलीजन से नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला, जैसे मान लो क्रिश्चियनिटी में बाइबल है,
भाई जो बाइबल है, इंडिया में ऐसा कोई ऐसा लिटरेचर बता सकते हो जिसको आप अपना मेन मान सकते हैं? मुस्लिम में कुरान है, वहाँ बाइबल है, यहाँ पर बोलते हैं गीता है। लोग गीता को भी पवित्र मानते हैं, ऋग्वेदा को भी पवित्र मानते हैं, पुराण भागवत पुराण को भी पवित्र मानते हैं। कोई व्यक्ति किसी को मानता है, वो बात अलग है कि ओथ जो करवाई जाती है, जब विटनेस रहता है तो वहाँ पर कोर्ट वगैरह में बाइबल गीता के ऊपर हाथ रखवाया जाता है हिंदू वालों से। तो धर्म तो आपको वहाँ भी दिखाई दे रहा है। कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वहाँ भी आप हाथ रख के वो करते हो। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ के वो वहाँ पर भगवान के नाम से ओथ लेता है, ईश्वर गॉड के नाम से। भगवान तो वहाँ भी है। यानी रिलीजन आपको हर जगह दिखाई दे रहा है, तो रिलीजन से आप बच नहीं सकते, तो इसलिए उसको हल्का सा डिप में पढ़ते हैं। और जो वेस्टर्न कंसेप्ट है वो ये बोलता है कि रिलीजन में ना वहाँ पर क्या रहता था, फूल सुंदर है, सुंदर है। क्यों सुंदर है? भगवान ने बनाया है, भगवान ने ये सुंदर बना दिया। इसके पीछे तो ये है कि इस पर रेज लगती हैं और जाती हैं, बाकी रेज को ये रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए है। ये इसमें से खुशबू आती है। आपने धर्म के ऊपर नाम उठाया, ऐसे प्रैक्टिस होने लगी, पकड़ के चलिए इसको मार देते हैं। कोपरनिकस करके गैलीलियो था, सॉरी गैलीलियो का नाम सुना है? गैलीलियो उसने क्या किया था? किस चीज का? दूरबीन, टेलीस्कोप उसने देखा, ऐसे देखा। और उसमें ये लिखा है क्रिश्चियनिटी में कि जो सन है ना, जो अर्थ है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, उसके चारों तरफ घूमता है, ये बोला है। उसने देखा, अरे अर्थ सन तो नहीं घूम रहा, अर्थ घूम रही है। उसने यही बात बोल दी। उनके ग्रंथ में क्या लिखा था? वहाँ ग्रंथ में लिखा था उनके लिटरेचर में कि सन घूमता है, ये बोला कि अर्थ घूमती है। आपने ये बोल दिया तो क्या होगा? अब आपने तो एकदम रिलीजन के अगेंस्ट कर दिया। उसने गलत बोला था, गलत बोली थी उसने बात है। उसने सही बोला था, उसने सही बात, उसने जो ट्रूथ था उसने वही तो बताई ना, उसने कुछ गलत तो नहीं बताई। वो बोले कि आप इसको डिनाई करो, क्योंकि लोग हमारे खिलाफ लोग रिलीजन से बिलीफ उठ जाएगा कि भाई ये है। वहाँ पर क्या हुआ? बोले कि नहीं, मैं तो नहीं मान रहा, मैंने जो सच है मैं तो वही बोलूँगा। बोले आप मान जाओ, बोले नहीं माने, उठा के फांसी दे दी गई उसको। सिर्फ किस लिए? उसने एक ट्रूथ बोला। कितने साल पहले, बताइए? क्या रिलीजन यही सिखाता है? तो फिर क्या हुआ? 1990 के आसपास आकर ये हुआ, 1990 के आसपास आकर क्या हुआ कि इसको ये कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। 1990 के आसपास कब उसको फांसी दी गई थी? इतने के आसपास पोप ने उसको माफ़ किया, ठीक है, उसने जो बोला ठीक किया था। अभी लाइफ चली गई, फिर भी उसने माफ़ नहीं किया कि उसने गलत बोला। इतने साल तक लाइफ चली गई, वो तो अलग ही है, फिर भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि इसने गलत किया था। 1990 में आकर ये बोला, इसके आसपास 1-2 साल आगे पीछे उसने ये बोला कि ठीक है, हमने उसको माफ़ किया, उसने सही बोला था। बताइए, अब मर गया, इतने साल हो गए, माफ़ भी नहीं किया, इतने साल बाद है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, सेकंड वर्ल्ड वार हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। क्या रिलीजन यही सिखाता है? तो वहाँ पर क्या था ना, वहाँ पर ये था कि रिलीजन था ना, पहले राजा होते थे, रिलीजन ने क्या किया था, रिलीजन ने कंट्रोल कर लिया था पूरे यूरोप को, जर्मनी, अमेरिका वगैरह सब के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। वहाँ क्या होते थे, छोटे छोटे जैसे ये होते थे ना, जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, वो पर्टिकुलर रिलीजन करने लगा था। छोटे छोटे यहाँ पर एक ये है, एक ये है, एक ये है चर्च, ये चर्च है, इन सब का चर्च का जो मेन चर्च है इसमें जाता। ये क्या करता है, अपने आसपास से टैक्स वगैरह वसूल करता है, ये यहाँ से करता है, ये यहाँ से करता है, ये यहाँ से करता है, सारी चीज़ों के ऊपर रिलीजन का कंट्रोल था। इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो इनके सब के ऊपर कंट्रोल था, काम ऐसे हो रहे थे। तो धीरे धीरे रिलीजन के अगेंस्ट आवाज़ उठने लगी। ये कैसा रिलीजन है, कोई राइट ही नहीं दे रहा है, कुछ करने ही नहीं दे रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठी।
तो यहाँ क्या किया गया, जो स्टेट है, स्टेट का मतलब समझते हैं ना, स्टेट राज्य, इसी को स्टेट को ही क्या बोलते हैं, नेशन बोलते हैं। लोग इसी को कोई नेशन बोल देता है, कोई कंट्री बोल देता है, देश, तो इसी को स्टेट बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में। जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उसमें इसी वर्ड को स्टेट बोल देते हैं। हम नॉर्मली स्टेट के मतलब समझते हैं, यूपी एमपी बाकी स्टेट उसको भी समझते हैं, पर यहाँ किसी भी देश को भी स्टेट बोल देते हैं। यहाँ किसी भी जो नेशन है उसको नेशन के बजाय स्टेट बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ वो टर्म यूज करते हैं इसलिए बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टेट बोला जाए तो यहाँ क्या हुआ, स्टेट की पावर कम हो गई, यानी देश की पावर कम होने लगी, स्टेट की पावर, राज्य की पावर, रिलीजन की पावर बढ़ रही थी। यही था ना, क्योंकि सारा टैक्स तो भाई पैसा किसके पास जा रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है चर्च, पोप, यहाँ से छोटे छोटे चर्च ये बड़े वाले चर्च के पास भेज दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो राजा है उसकी पावर तो कम हो रही है। भाई राजा के पास धन ही नहीं होगा, भाई यहाँ तो राजा भी तो है ना, ये एक देश है, इस देश का एक राजा है, एक किंग है या क्वीन है, इस राजा टैक्स कलेक्ट करने का तो काम राजा का होता है। राजा बेचारा सिमट गया, टैक्स वो ले गया, राजा किनारे लग गया, ये हो रहा था वहां पर। और राजा को ज्यादातर परवाह होती, किंग या क्वीन को, लोगों की। इसको किसकी परवाह थी, रिलीजन की। रिलीजन के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, रिलीजन एकदम ऐसे कैसे बना रहे। तो क्या हुआ, लोग धीरे धीरे जब ऐसे काम होने लगे, लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे, रिलीजन के खिलाफ। और धीरे धीरे क्या किया, ये बोला कि जो राजा है और जो रिलीजन है, इन दोनों को सेपरेट करो, हमारे ऊपर कंट्रोल होगा राजा का। राजा लोगों की भलाई के लिए सड़कें बनवाएगा, ये करेगा वो करेगा, कुछ तो करेगा ना, नहीं तो लोग राजा के खिलाफ हो जाएंगे। रिलीजन को क्या पड़ी है करने की, हल्का फुल्का कर दिया तो कर दिया, वो तो अपने धर्म के बारे में बात करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर बोले राजा को पावर ज़्यादा दो। धीरे धीरे जब इसके खिलाफ होने लगे तो फिर ये बोले ठीक है, पावर हम आपकी बजाय राजा का दो। लोगों ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया। तो फिर क्या हुआ, जो किंग है, क्वीन है, उसके पास ज़्यादा पावर आ गई। उसके पास पावर ज़्यादा आ गई तो उसने क्या किया, उसने सेपरेट कर दिया। बोला हमारी पब्लिक लाइफ से रिलीजन को सेपरेट करो। पब्लिक लाइफ से ये है, हमारे ऊपर न टैक्स ये कलेक्ट करेगा, न कंट्रोल, जो नियम कायदे हैं न रिलीजन के लागू होंगे। हमारे ऊपर जो राजा बनाएगा नियम कायदे, हम तो उसको एक्सेप्ट करेंगे और वही लागू होंगे। यहाँ से कंसेप्ट हो गया सेपरेशन, यानी कि सेपरेशन। राजा और रानी किसका प्रतीक है, ये है सिंबल है स्टेट का, यानी स्टेट से रिलीजन को सेपरेट कर दिया गया। वहाँ पर यही कंसेप्ट चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। ये बोलते हैं जो रिलीजन है वो आपका इंटरनल मैटर है, आप किसकी पूजा कर रहे हो, किसकी नहीं कर रहे हो। आपको जाना है मंदिर मस्जिद या आपको चर्च में, आप जाइए, नहीं जाना है मत जाइए, वो आपका पर्सनल मामला। पब्लिक में आप क्यों फालतू वो कर रहे हैं, आपका जो करना है करिए ना, मन कर रहा है तो मानिए, मन कर रहा है नहीं मानिए, वो आपका इंडिविजुअल है। सरकार के नियम कायदे हैं, सरकार के नियम कायदों में आपको काम करना होगा। यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो आपको जैसे मान लो ये सिर पे वो पगड़ी नहीं रख के जानी होगी, ये नहीं करना होगा, वो नहीं करना होगा, आपको टाई सूट टाई पहन के जाना होगा। घर में करिए ना, आपको जाना है घर में जाइए। तो ये बोलने लगे कि सेपरेट कर दिया रिलीजन को। कंसेप्ट क्लियर है। फ्रांस में आप देखेंगे ना, फ्रांस में हिजाब पहन के आप पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते। यहाँ तो आप बुर्का ओढ़ के भी जा सकते हैं, बुर्का पहन के कोई क्लास में आ सकते हैं बच्चे, यहाँ कोई इशू नहीं है। वहाँ पर पब्लिक प्लेस में आप हिजाब तो जो सिर पर डालते हैं ना वो नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पर बैन कर रखा है। भाई अगर आपको हिजाब पहनना आप घर में पहनिए, बुर्का पहनना घर में पहनिए। ये बोलते हैं अगर आपको ये बाकी जो रिलीजन फॉलो करना अपने घर में करिए, यहाँ मत लेकर आइए। यहाँ पर पब्लिक पैलेस है, वहाँ पर सब बराबर है, ये बोलते हैं वहाँ पर। इंडिया में तो आप देखेंगे मेट्रो में भी बुर्का पहने मिल जाएंगे। तो यहाँ क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, सेपरेट कर दिया। इंडिया में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इंडिया में तो ये बोलते हैं अच्छा धर्म ऐसे बोल रहा है, अच्छा भगवान को हम क्यों माने, तुम्हें मान लो भगवान, यही तो कंसेप्ट चलता है। अच्छा हनुमान जी ज़्यादा हैं, नहीं राम जी ज़्यादा हैं,
नहीं मस्जिद ज़्यादा है। अच्छा मस्जिद में शिया ज़्यादा है, सुन्नी ज़्यादा है, यहाँ तो उल्टा ज़्यादा चलते हैं लोग। यहाँ पर हर चीज़ के ऊपर, क्योंकि जो हमारा लिटरेचर है ना वही क्वेश्चन मार्क सिखाता है हर चीज़ के ऊपर। वहाँ पर आप पुराने समय में आप देखेंगे डिबेट होती थी आपस में, विद्वानों के जो यहाँ के जो ऋषि वगैरह होते थे, डिबेट होती थी। एक मान रहा है कि एक रिलीजन मान रहा है, दूसरा रिलीजन मान रहा है। जैसे कोई बोलता है राम ज़्यादा है, कोई दूसरे भगवान को ज़्यादा बोलेगा, आपस में डिबेट होती थी। शंकराचार्य का नाम सुना है? शंकराचार्य के समय खूब डिबेट होती थी। बाकियों के समय वो क्या करते थे, बोलते कि नहीं हमारे ग्रंथ तो ये बोल रहे हैं कि पुराण ऊपर है, नहीं ये बोल रहे हैं कि हमारे उपनिषदा हैं ये ऊपर हैं, वो बोलते हैं कि नहीं वेद आज ऊपर हैं। यहाँ डिबेट होता रहा, कल्चर ही ऐसा है इंडिया में। तो यहाँ तो क्या हुआ, धर्म को उसको नॉर्मल तक रखा गया, उसको कभी भी इस तरह का हुआ ही नहीं कि धर्म के आधार पर पूरा। यहाँ तो अब जब जिस ये था मेडिवल इरा था, ये 6th सेंचुरी से लेकर ये रहा था आपका 16 अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, लगभग 16 सेंचुरी तक रहा था, यानी तकरीबन 1000 साल के आप वैसे 15 सेंचुरी तक माना जाता है ये रहा था। तो क्योंकि इसके बाद तो यहाँ रहने से शुरू हो गया था, ये हुआ था इंडिया में 6 से लेकर 15 सेंचुरी तक क्या था। यहाँ से जब वही चीज़ें हम इंडिया में देखेंगे ना, यहाँ पर हम देखते हैं राजपूता का था, इसके बाद क्या था सल्तनत इरा आया था, हम मतलब जब वो देखेंगे इसके बाद क्या था मुगल। यहाँ तो ये था अकबर ने तो एक धर्म चलाया था, अकबर ने एक रिलीजन चलाया था, नाम सुना है इतिहास में, दीन ए इलाही। उसने एक रिलीजन चलाया था, बोला कि दीन ए इलाही, बोला इसमें क्या है, बोला कि जितने भी जो रिलीजन है सब की अच्छी अच्छी बातें ली और लेकर बोला कि ये मेरा रिलीजन है और इसको लोगों को मानना है। गिने चुने 5-10 लोगों ने माना, बाकी बोला ये हम नहीं मान रहे। इंडिया में तो ये कंसेप्ट था, यहाँ कंसेप्ट एकदम अलग था। यहाँ क्या होता था, जैसे राजा होता था ना, राजा होता था, राजा ये बोलता था धर्म के मामलों में, जो जैसे मौलवी थे उस समय जो मेन जगह थे, मौलवी से सलाह लेता था, भाई ठीक है धर्म क्या बोल रहा है कि इंडिया में कैसे काम करना है। पुजारियों से बोलता था कि भाई आप हिंदू धर्म के बारे में बताइए कैसे करना है, मेरा मन करेगा तो टैक्स माफ़ करूँगा, मन करेगा तो नहीं करूँगा, आप कुछ नहीं हो, आप बस इतना है कि हाँ ठीक है जो आपके धार्मिक जो इशू हैं उनमें मुझे गाइड करना, बस ये है। यहाँ पर एक तरफ था, यहाँ हमेशा किंग ज़्यादा पावरफुल रहा इंडिया में। तो जब कंसेप्ट ही अलग था, चीज़ें सिनेरियो अलग था, तो वो चीज़ें इंडिया में कभी अप्लाई नहीं की गई। तो इंडिया का जो धर्म है ना, इंडिया में जो रिलीजन है, हम क्या बोलते हैं, हम सेपरेट नहीं करते हैं धर्म को, न हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किया। यही चीज़ें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ली और हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, हमने ये बोला कि हम इक्वल डिस्टेंस बनाए रखेंगे हर रिलीजन से, इक्वल डिस्टेंस। यहाँ पर है सेपरेशन, यहाँ पर है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। हम क्या करेंगे, हम रिलीजियस मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है एक सेकंड, हम रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम इक्वल डिस्टेंस बनाए रखेंगे। पहली बात ये है, आप अपने धर्म को मानिए। दूसरा, अगर इक्वल डिस्टेंस के साथ साथ अगर कहीं पर हमें लगा कि गड़बड़ हो रही है, कहीं पर आप गलत कर रहे हो, हम उसमें इंटरफेयर करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। हम सबसे बराबर, इसको बोलते हैं बराबर दूरी बनाए रखेंगे हर धर्म से, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हाँ बिल्कुल। हम क्या करते हैं, भाई आपको अपना धर्म मानते रहिए, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे। स्टेट ये बोल रहा है इंडिया, अगर आप गलत कर रहे हैं, पता लगा धर्म के नाम पर आप ये बोल रहे हैं, सरकार को सरकार, देश का कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है, देश की सरकार बेकार है, देश में तो ये होना चाहिए वो होना चाहिए, पता लगा आपको धर्म के नाम पर ये बोल रहे हैं, अरे जाकर उसका मर्डर कर दे, चोरी कर लो, ये कर लो। नहीं, अगर आपको बताने लगे कि उस धर्म वाले को मार दो, उस धर्म वाले को मार दो, गलत है। धर्म के नाम पर, धर्म आपका ठीक है, हम दूरी बनाए रखेंगे आप मानिए, पर इसके अगर आप कहीं भी गलत प्रैक्टिस करेंगे, हम उसमें इंटरफेयर करेंगे। और गलत प्रैक्टिस में 3 चीजें डाली गई। एक तो डाला गया पब्लिक ऑर्डर, लास्ट लाइन में लिखा था ना पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। हमें लगा आप धर्म के नाम पर कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने की संभावना है,
जिससे आशंका है, सॉरी संभावना नहीं आशंका है, लोग खिलाफ हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर लोक व्यवस्था के खिलाफ जा सकते हैं। तो आपको क्या करेंगे, हम इंटरफेयर करेंगे। पता लगा आप सरकार के खिलाफ ये बोलने लगे कि अरे आपका धर्म बोलता है आप बाकियों को मारना शुरू कर दो, आतंकवादी की तरह। आपका ये बोलता है धर्म कि आप क्या करो, सरकार तो आपके फेवर में काम नहीं कर रही, आप सरकार के अगेंस्ट में सुसाइड बम्बर बन जाओ, बम बांधो और मर जाओ, आत्मघाती हमले बोलते हैं, सुसाइडर बम्बर। तो आप ऐसा करने लगे तो हम इस पर वो करेंगे। दूसरा है, इसके अलावा मोरलिटी है, नैतिकता। अगर आप धर्म के नाम पर ये बोलते हैं महिला, अरे धर्म में तो ये लिखा है महिलाओं को तो घर की 4 दीवारी के अंदर रहना चाहिए, ऐसे सोच रहते हैं लोग, बाहर उसको काम ही नहीं करने देना है, बाहर पढ़ेगी तो बिगड़ जाएगी, ऐसी भी सोच रखते हैं। बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों का क्या है, बच्चे तो माँ बाप की सेवा करते हैं, बच्चों की खूब पिटाई करो अगर नहीं काम करे तो। अगर आप ऐसे उल्टे पुल्टे चीजें बता रहे हैं, मोरलिटी के खिलाफ है, तो ये क्या करेंगे, स्टेट इंटरफेयर करेगा। और तीसरे वाला क्या है, इसमें 3 चीजें बताइए, बताना। लास्ट लाइन लिमिटेशन में है ना, इंटरफेयर ऑन द बेसिस ऑफ, आप अंडरलाइन कर लो, देखो ये लाइनें थी, पब्लिक ऑर्डर है, मोरलिटी है, और ये लास्ट वाला ये है ना आपका हेल्थ। मैं ये बता रहा हूँ, देखिए ये लाइनें थी, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य। यानी क्या बोल रहा है, अभी देखियो हमने इन 4 बातों का नहीं बताया आपको, इन जो ये हैं इनके बारे में हमने कुछ बात नहीं की है, अभी हमने इनके बारे में आपसे कोई बात नहीं की है। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ रिलीजन के बारे में बात की है कि रिलीजन क्या है, इंडिया में रिलीजन वेस्टर्न रिलीजन से कैसे अलग है, हमने सिर्फ ये बात की। यानी इसका एक बैकग्राउंड देखा और इसका एक ये देखा कि आज रिलीजन कैसे काम कर रहा है इंडिया में, सिर्फ हमने इसके बारे में बात की। ये बात करके हमने बात की भाई रिलीजन तो है, इंडिया में जो प्रैक्टिस हो रहा है उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन भी हैं, हमने ये बात की। इनके बारे में हमने अभी बात नहीं की है, क्योंकि हम तो यही देखेंगे ना रिलीजन क्या है, उस पर क्या लिमिटेशन है, उसके बारे में बात करेंगे ना कि रिलीजन में जो फ्रीडम दी गई है वो क्या क्या दी गई है, वो तो तभी बात कर पाएंगे ना हम सिस्टेमेटिक वे से। पहले ये बात करेंगे रिलीजन क्या है, इसका हमने मीनिंग देखा, और जब मीनिंग देखा तो हमने ये देखा कि 2 जगह अलग अलग मीनिंग है, इंडिया में उसका मीनिंग अलग निकल रहा है, वेस्टर्न में अलग निकल रहा है, तो मीनिंग भी हमें 2 दिखाई दिए। तो वो देखा कि भाई दोनों मीनिंग अलग अलग क्यों है, फिर हमारा ये भी बनता है भाई दोनों मीनिंग, इंडिया और वेस्टर्न का मीनिंग अलग है रिलीजन के बारे में, तो दोनों का अलग क्यों है, वो भी हमने देखा। वो देखने के बाद जब हमने उसका मीनिंग देख लिया तो हम ये देखेंगे कि भाई उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी है क्या। तो हमने देखा 3 तरह का इंडिया में रिस्ट्रिक्शन है, एक है पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, यानी कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने। दूसरा है आपका मोरलिटी, कहीं पर बताए ना कि मोरलिटी का इश्यू आ जाए। तीसरा है हेल्थ, पता लगा कि धर्म ये बोल रहे हैं कि आइए सारे मिलके खाना खाइए, भाईचारा बढ़ाते हैं। कैसे खाना खाए, एक बड़ी सी थाली रखिए उसी में खा लो खीर। आपने कई बार देखा है कि कई बार जैसे चर्च वगैरह में भी रहता है, वहाँ पर एक प्याला होता है, वो वहाँ पर उसमें शायद ड्रिंक वगैरह डाली जाती है और वो वहाँ पर उसको दी जाती है, मतलब कि भगवान के ऊपर चढ़ाई जाती है, ये बोला जाता है। फिर उसी से लगभग पानी सब पीते हैं, हो सकता है। इसके अलावा हेल्थ के लिए आपका क्लासिकल एग्जाम्पल सबसे है कोविड-19। सारे मंदिर में जिस गुरुद्वारे सब बंद कर दिए हेल्थ के इशू पर। अगर आप मंदिर में जाएंगे तो कोविड फैला कर आ जाएंगे सबको, या कोरोना वायरस। सारे गुरुद्वारे बंद कर दिए। कायदे से तो ये होना चाहिए भाई इक्वल डिस्टेंस है, तो आप अपना प्रैक्टिस फॉलो करते रहिए। पर यहाँ क्या है, हेल्थ का इशू आ गया था भाई। अगर हेल्थ का, मंदिर के देखा पुजारी भी ऐसे मास्क लगाए घूम रहे हैं, सारे देखे मौलवी भी ऐसे कर रहे हैं, पादरी भी ऐसे कर रहे हैं, सब ऐसे कर रहे थे।
चर्च में जो रहते हैं, ये रहेगा। टाइम हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको हल्का सा बस बताता हूँ, कल आपकी क्लास रहेगी। कल का मतलब है कि नेक्स्ट क्लास में। ये तो हमने देखा, इसमें क्या रहता है, इसमें ना 4 वर्ड दिए है। कंसाइंस है, देखिए ये कंसाइंस है, इसका मतलब होता है जो आपका मन करे, आपका मन करे, आपको लग रहा है कि हमें एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानना है, आपका मन कर रहा है कि हिंदू धर्म अच्छा है, मुस्लिम धर्म अच्छा है, सिख अच्छा है या ईसाई अच्छा है, आपका जो मन करे ना उसको अपने मन से मानिए। आप ये मत करिए, आपका मन कर रहा है कि आप वो ऐसे करिए, आपका मन कर रहा है तो आप बाहर चिल्ला चिल्ला कर भजन कीजिए, जगराता होता है ना। कंसाइंस यानी जो आपका मन करे उसके अनुसार आप कीजिए। दूसरा रहेगा राइट टू प्रोफेशन। आप रोड पर खड़े होकर बोल सकते हैं कि मेरा ये धर्म है। आपका मन करे आप टीका लगाइए, मन करे आप टर्बन पहनिए, पगड़ी सिख में पहनते हैं, मन करे सिर के ऊपर टोपी रखिए मुस्लिम वाले, मन करे कुछ और कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको फ्रीडम है। आप कोई आपको ये नहीं रोक सकता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, प्रैक्टिस। ये क्या है, रिचुअल सेरेमनी। आपने देखा है ना, रामनवमी का जुलूस निकलता है, निकालिए ना जुलूस, किसने मना किया है। अपने घर तक मत सिमेट्रिए, निकालिए ना। वहाँ तो घर तक सिमेटने की बात करते हैं वेस्टर्न कंट्री, इंडिया तो बोला निकालिए ना। अरे धर्म है, धर्म को अच्छे से मनाइए। मन कर रहा है तो आप रामनवमी का जुलूस निकालिए, मन कर रहा है तो आप गुरुद्वारे के, जब वो होता है गुरुद्वारे के लंगर कीजिए, मन कर रहा है तो आप यहाँ पर ये कीजिए, मस्जिदों में वो करिए, कवाली वगैरह कीजिए, जो मन कर रहा है कीजिए ना, किसी ने मना नहीं किया है। इसके अलावा है राइट टू प्रोपेगेट। हर रोज आपको खूब सारे सोशल मीडिया और वैसे भी टेलीविजन पर आस्था करके तो पूरा चैनल ही है, सुना है, आस्था संस्कार करके कई चैनल, उनमें क्या रहेगा, वो प्रवचन करते रहते हैं। टेलीविजन वाले के भाई प्रवचन क्यों कर रहे हैं, वो राइट किसने दिया। आप धर्म के बारे में उनको जितने समझ है, आपको आधी तो चीज़ें उल्टी पुल्टी लगती होंगी, अरे ये क्या बोल रही है सरकार, इसके ऊपर रोक क्यों नहीं देती। कई बार आपको लग सकता है, किसी की कभी बातें सुनी है आप में से, वो महाराज जी कैसे लगते हैं जिनकी बातें सुनी होगी, या कोई मौलवी वगैरह, कितनी बातें समझ में आती है। मैं ये बोला हूँ, आपको कई बार ये लग सकता है ये क्या उठपटांग बात कर रहे हैं, सरकार इनको रोक क्यों नहीं दे रही है। उनको पावर यहाँ से मिल जाती है, प्रचार करने का अधिकार है। तो ये चीज़ें ना हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हमने बेसिक चीज़ें समझे, ठीक है। आज इतना ही, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।